हे हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं सीए रोहित चिपड़, ऑल इंडिया रैंकर एट ऑल लेवल्स ऑफ सीए एग्जाम। आज का हमारा ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एएफएम के सारे एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं अपने बीओएस ऐप के ऊपर, आरटीपी में, एमटीपी सीरीज 1 में और एमटीपी सीरीज 2 में। तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं और उन्हीं एमसीक्यू की प्रैक्टिस और डिटेल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि हम उसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम समय में सारे एमसीक्यू कवर कर पाए। और अगर आपने अभी तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको किसी एमसीक्यू के सॉल्यूशन में इश्यू आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे आया, तो भी आपके लिए वीडियो रिलेवेंट रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर एक एमसीक्यू का समरी एंड कॉम्पिलेशन बनाया है जिसके अंदर हमने सारे एमसीक्यू कवर किए हैं जो इंस्टीट्यूट ने आज तक रिलीज किए हैं। टोटल 135 एमसीक्यू हैं, जिसमें से 81 इंडिविजुअल एमसीक्यू हैं और बाकी के 54 आपके केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हैं। तो अभी हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे इंडिविजुअल एमसीक्यू। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक जो आरटीपी और एमटीपी रिलीज किया है उसके अंदर केवल उन्होंने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पूछे हैं, और बीओएस ऐप के अंदर उन्होंने दोनों इंडिविजुअल और केस सिनेरियो बेस्ड दोनों पूछे हैं। तो हम लोग सबसे पहले केस सिनेरियो बेस्ड करते हैं सॉल्व, क्योंकि वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे इंडिविजुअल एमसीक्यू पे। तो ये जो हमारा एमसीक्यू समरी एंड कॉम्पिलेशन है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस दे दीजिए, ताकि आपको अपने ईमेल पे सारे एएफएम के नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू समरी स्टार्ट होती है। तो हमें एमसीक्यू समरी पे नहीं जाना है अभी, हम जाएंगे हमारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पे और उनको सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू समरी में जैसे ये केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू का समरी है, ऊपर इंडिविजुअल एमसीक्यू का समरी था, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल एमसीक्यू है और एकदम लास्ट में है हमारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। तो मैं डायरेक्टली वहां पर जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे एएफएम के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं, और अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जिस तरह से हम इनको एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू एग्जाम में भी मिलते हैं तो आपको कभी भी पूरा केस सिनेरियो नहीं पढ़ना होता है स्टार्टिंग में, आपको डायरेक्ट जाना होता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, टेस्ट वन इज, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, सीरियल कोरिलेशन, फिल्टर रूल टेस्ट, रन टेस्ट और वेरिएंस रेशियो टेस्ट। तो हमने पढ़ लिया कि टेस्ट वन के बारे में हमें पूछा गया है, तो हम वापस से केस सिनेरियो पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि टेस्ट वन दे रखा है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम ऊपर का एक बार बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है। तो ऊपर दिया है कि यू आर ए फाइनेंशियल एनालिस्ट एट ए प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट फंड एंड हैव बीन आस्क्ड विद एम्पिरिकली वेरीफाइंग द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट एक बैकग्राउंड सेट करने की कोशिश कर रहा है कि आप एक एनालिस्ट हैं और आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि आपका मार्केट एफिशिएंट है और जो भी प्राइसेस आपके मार्केट में आपको दिख रहे हैं वो एकदम एफिशिएंट है और सारी की सारी न्यूज़ और सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका जो टॉप सीईओ है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर से उसने रिजाइन कर दिया है, तो उसकी वजह से उनके शेयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसका इम्पैक्ट अगर करेक्टली दिख रहा है प्राइसेस के ऊपर, तो मार्केट को बोलेंगे कि वो एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में चल रहा है। तो आगे पढ़ लेते हैं कि हम किसके लिए वेरीफाई करने वाले हैं। हम वेरीफाई करने वाले हैं एक्स वाई जेड स्टॉक इंडेक्स के लिए, जो कि है अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स स्टॉक। तो इंडेक्स हमेशा एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक होता है, और ये जो स्टॉक इंडेक्स है ये एक कलेक्शन ऑफ डाइवर्स स्टॉक्स है। आगे दिया है कि यू डिसाइडेड टू कंडक्ट थ्री डिफरेंट टेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक थ्री डिफरेंट टेस्ट रन किए हैं इसके ऊपर, to assess whether the stock market follows the principle of weak form of EMH। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिया गया है, हमारा मेन जो पर्पस है वो स्टार्ट होगा टेस्ट नंबर 1 से। तो टेस्ट नंबर 1 में क्या दिया है कि फॉर पास्ट 5 ईयर यू कलेक्टेड डेली प्राइस चेंजेस ऑफ द स्टॉक इन एक्स वाई जेड स्टॉक चेंजेस। तो हमने क्या कलेक्ट किया है, डेली प्राइस चेंजेस। तो आपको भी जब आप एग्जाम में इस तरह से पढ़ रहे होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है, ताकि आप जब भी आंसर करें तो आपके दिमाग में रहे कि ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी और आपने इनको भूला नहीं है आंसर करते टाइम। फिर नेक्स्ट है कि यू कैलकुलेटेड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट लैग पीरियड्स, एनालाइज वेदर प्राइस चेंजेस
whether the past price changes exhibit any significant correlation with future price changes। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट किया है, किस किस का, पास्ट प्राइस में जो चेंज हुआ था उसका, किसके साथ आपने किया है, उसको फ्यूचर प्राइस चेंजेस के साथ। तो जो भी पास्ट प्राइस में चेंजेस हुए थे उसकी बेसिस पे आपने फ्यूचर प्राइस चेंजेस को कोरिलेट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर दिया है कि प्राइस चेंजेस आर इंडिपेंडेंट, तो इसको भी हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। फिर यहाँ है कि द रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट द मोस्ट ऑटो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर क्लोज टू जीरो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है क्लोज टू जीरो। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर जीरो आया है इसका मतलब है कि दोनों चीजों के अंदर कोई भी कोरिलेशन नहीं है, दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है। और एक में अगर चेंज होगा तो जरूरी नहीं कि दूसरे में भी पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो या फिर चेंज भी हो। और आगे चलते हैं, उसमें लिखा है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सजेस्टिंग दोस प्राइस चेंजेस डज नॉट प्रोडक्ट फ्यूचर प्राइस चेंजेस। क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो है तो पास्ट प्राइस चेंजेस फ्यूचर प्राइस चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे टेस्ट नंबर 1 के एमसीक्यू नंबर 1 में। तो पूछा गया कि टेस्ट नंबर 1 क्या है। तो टेस्ट नंबर 1 हमारा इस केस के अंदर है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, जिसके अंदर हम यही चेक करते हैं कि दो चीजों के अंदर क्या कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसके वजह से हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है कि कोरिलेशन जीरो है, तो हमने यहाँ पर क्या टेस्ट किया है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। अगर आपको मान लीजिए ये कंसेप्ट नहीं भी आता होता तो अगर आप यहाँ पढ़ते टेस्ट नंबर 1 जहाँ पर बोला गया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बातें हुई है, तो आप भी आराम से समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोरिलेशन सीरियल कोरिलेशन टेस्ट इसका आंसर है, क्योंकि बाकी के जो 3 टेस्ट थे उसके अंदर कोरिलेशन वर्ड यूज नहीं हो रखा है। अब चलते हैं हमारे टेस्ट नंबर 2 की तरफ। तो टेस्ट नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, टेस्ट नंबर 2 बोलता है यू फर्दर इन्वेस्टिगेटेड रैंडमनेस ऑफ प्राइस चेंजेस in the XYZ stock index, analyzing the sequence of daily price changes, you count the number of runs। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रन हमने काउंट किए हैं। तो रन क्या होता है यहाँ पर आगे दे रखा है, वेयर प्राइस चेंजेस आर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लीजिए कभी किसी स्टॉक इंडेक्स का प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एक पॉजिटिव रन आया है। जैसे ही वो एक प्राइस उसका नीचे जाने लगेगा तो माना जाएगा कि उसका पॉजिटिव रन खत्म हो चुका है और उसका नेगेटिव रन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ रन्स के बारे में स्टडी किया है। अपॉन कंपेयरिंग द ऑब्जर्व नंबर ऑफ रन्स द expected number based on randomness, you find that they align closely, supporting the idea that price changes follow the random pattern। तो जब आपने नंबर ऑफ रन्स को एनालाइज किया तो आपने पाया कि जो प्राइस चेंजेस है वो एक रैंडम पैटर्न की तरफ चलता है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू पे, जहाँ पे लिखा है टेस्ट 2 क्या है। तो टेस्ट 2 हमारे इस केस में हो जाएगा रन टेस्ट, जिसके अंदर हम यही एनालाइज करते हैं कि नंबर ऑफ रन्स कितने हुए हैं, और उस नंबर ऑफ रन्स के बेसिस पे हम रैंडमनेस डिफाइन करते हैं कि क्या स्टॉक का प्राइस रैंडमली मूव कर रहा है या उसके अंदर कुछ पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल था। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता था तो भी आप इस पैराग्राफ में जाके पढ़ सकते थे कि नंबर ऑफ रन्स की बात की गई है, और नंबर ऑफ रन किसी केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में दिया है, वो है रन टेस्ट। तो ये हो गया हमारा टेस्ट नंबर एमसीक्यू नंबर 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा टेस्ट नंबर 3 के बारे में पूछा गया है। तो टेस्ट नंबर 3 को पढ़ लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने को लिखा गया है कि टू एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड यू इम्प्लीमेंटेड सिंपल ट्रेडिंग रूल फॉर XYZ स्टॉक इंडेक्स। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल ट्रेडिंग रूल अप्लाई किया है। तो वो रूल क्या है, द रूल इन्वॉल्व्स बाइंग व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अ मूविंग एवरेज ऑफ 5%। तो अगर हमारे स्टॉक इंडेक्स और उसका मूविंग एवरेज हमने एक ग्राफ के ऊपर लिया, और जैसे ही हमारे स्टॉक इंडेक्स ने हमारे मूविंग एवरेज को 5% से ज्यादा क्रॉस कर दिया, उस केस में हम करने वाले हैं बाइंग, और इसको हम करेंगे सेल जब सेम इंडेक्स ने उसको 7% पे क्रॉस कर दिया। जैसे 5% पे हमारे इंडेक्स ने क्रॉस किया हमारे मूविंग एवरेज को, तो उसको हम करने वाले हैं बाय। और जैसे ही हमारे इंडेक्स ने मूविंग एवरेज को 7% से ज्यादा क्रॉस कर लिया, उस टाइम पे हम इसको कर देंगे सेल। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टेस्टिंग यू कंप्यूटेड द रिटर्न्स जनरेटेड बाय द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, द रिजल्ट रिवील्ड दैट द रिटर्न्स आर नॉट कंसिस्टेंटली बेटर। तो हमने इसको डिप्लॉय किया स्ट्रेटेजी को, और हमने पाया कि जो इसके रिटर्न्स हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते नहीं जा रहे हैं, बेटर नहीं हो पा रहे हैं देन रैंडम चांसेस, implying that the past price trends do not reliably predict the future price movement। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज मिली है कंक्लूजन में कि जो पास्ट प्राइस ट्रेंड है वो फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे टेस्ट नंबर 3 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो है हमारा फिल्टर रूल टेस्ट।
जिसके अंदर हम सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि कुछ परसेंटेज चेंज होने पर हम बाय करते हैं और कुछ परसेंटेज चेंज होने पर हम उसको सेल करते हैं। तो इसके अंदर हमारा रहेगा फिल्टर रूल टेस्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो यहाँ पर दिया है कि द फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी इफ। तो फिल्टर रूल टेस्ट हमें कब नहीं लगाना चाहिए? तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि फिल्टर रूल टेस्ट के अंदर हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि परसेंटेज अगर इतना चेंज होगा तो हमको बाय करना है और इतना परसेंटेज चेंज होगा तो हमको सेल करना है। तो अगर एक अच्छा पैटर्न चल रहा है मार्केट के अंदर तभी फिल्टर रूल टेस्ट को लगाने का सेंस है। अगर मार्केट में कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है, मार्केट रैंडमली मूव हो रहा है ऊपर नीचे, तो उस केस में हमारा फिल्टर रूल टेस्ट सही रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। इफ द बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइस चेंज इज प्रेडिक्टेबल, तो अगर प्रेडिक्टेबल है मतलब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, तो इस केस में तो फिल्टर रूल टेस्ट काम आएगा। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक प्राइस चेंज इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट ट्रेंड। तो अगेन इसके अंदर भी दिया है कि प्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये डिपेंडेंट है हमारे पास्ट ट्रेंड के ऊपर, तो ये भी आंसर नहीं है। और लास्ट थर्ड ऑप्शन दिया है कि स्ट्राइक प्राइस चेंज इज कोरिलेटेड। तो अगर कोरिलेशन रहेगा तो अगेन यहाँ पर डिपेंडेंसी रहेगी, प्रेडिक्शन रहेगा, तो इस केस के अंदर भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। हमारा आंसर ये रहेगा कि इसके अंदर हमारे फिल्टर रूल टेस्ट काम करेगा। तो ये इस एमसीक्यू का आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पूछा है कि शुड नॉट बी अप्लाइड, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें बोला है कि स्टॉक प्राइस चेंज इज रैंडम। तो स्टॉक प्राइस चेंज अगर रैंडम रहेगा तो हमें ये स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई करनी है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है और इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम इसके अंदर रिटर्न बना पाएंगे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। तो जब भी स्टॉक प्राइस चेंजेस रैंडम रहेंगे तो फिल्टर रूल टेस्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू पे जहाँ पर पूछा है कि रिजल्ट ऑफ योर स्टडी सपोर्ट। तो हमारी जो स्टडी करी है हमने इन टेस्ट नंबर 1, 2 और 3, उससे हमें क्या पता चला। तो इसके लिए हम ऊपर चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंक्लूजन पैराग्राफ भी दे रखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर कंक्लूडिंग द 3 टेस्ट एविडेंस सपोर्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थियरी, की जो एफिशिएंट मार्केट थियरी है यहाँ पर वीक है। फॉर द XYZ स्टॉक इंडेक्स यू कंक्लूडेड दैट द पास्ट प्राइस ट्रेंड डू नॉट रिलायबली प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। तो जैसा कि हमने तीनों टेस्ट में देखा था कि जो भी पास्ट प्राइस में चेंजेस हुआ है वो हमारे फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमी स्ट्रॉन्ग ईएमएस थ्योरी। तो कंक्लूजन में दे रखा था कि वीक ईएमएस थ्योरी यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग ईएमएस थ्योरी, अगेन कंक्लूजन में वीक की बात की है तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर कहा है रैंडम वॉक थ्योरी। तो रैंडम वॉक थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी प्राइसेस है स्टॉक इंडेक्स के वो एक रैंडम वे में मूव करेंगे। तो हमने जो ऊपर पढ़ा है कि जो पास्ट प्राइस चेंजेस है वो प्रेडिक्ट नहीं करते हैं फ्यूचर प्राइस चेंजेस को, प्लस हमने यहाँ पर पढ़ा था ऊपर कि यहाँ पर एक रैंडमनेस है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं जो कि बात करता है मार्कोविट्स थ्योरी की। तो मार्कोविट्स थ्योरी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमारा इसके अंदर आंसर रहेगा रैंडम वॉक थ्योरी। तो ये रहे हमारे फर्स्ट केस सिनेरियो विद एमसीक्यू का सॉल्यूशन कि किस तरह से हमें इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको इसके आंसर चेक करने हैं तो आप पेज नंबर 6 पे जाके इनके आंसर चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से पेज नंबर 6 पे दिखा देता हूँ इनके आंसर क्या है और हमने किस तरह से इसको एमसीक्यू समरी को प्रिपेयर किया है। तो ये फटाफट से मैं आ गया हूँ पेज नंबर 6 के ऊपर जहाँ पर हमने एएफएम के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू समरी का आपको समरी दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए समरी। तो फर्स्ट जो हमने केस सिनेरियो सॉल्व किया था आरटीपी का वो ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने उसकी एक समरी क्रिएट की है कि फर्स्ट का आंसर था ए जो कि था सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। तो उसका मतलब क्या होता है, प्राइस चेंज इन वन पीरियड कोरिलेटेड विद द प्राइस चेंज इन सम अदर पीरियड एंड प्राइस चेंजेस आर कंसिडर्ड टू बी सीरियली इंडिपेंडेंट। तो यही हमने देखा था टेस्ट नंबर 1 के अंदर कि किस तरह से प्राइस चेंज हुआ है पास्ट पीरियड में, उसके वजह से फ्यूचर पीरियड का प्राइस चेंज नहीं हुआ है और सारे प्राइस चेंजेस इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है सारे केस सिनेरियो सॉल्व करने का तो आप एमसीक्यू समरी पढ़ सकते हैं और एग्जाम के लास्ट दिन पे भी आपको एमसीक्यू समरी पढ़ के जाना है ताकि अगर यहाँ से कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। अब चलते हैं फिर से हमारे कॉम्पिटिशन के ऊपर ताकि अब हम हमारा नेक्स्ट केस सिनेरियो सॉल्व कर सके। तो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो ये है, द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू ए कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा दिया है एक्स बॉन्ड एक्स लिमिटेड का, और यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि ये सोर्स है बीओएस ऐप का। तो हमने ये केस सिनेरियो बीओएस ऐप के थ्रू उठाया है, चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस, और ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम वापस से पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू पे चलेंगे। एमसीक्यू के बेसिस पे हम केवल और केवल रिलेवेंट पार्ट पढ़ेंगे हमारे केस सिनेरियो का। तो एमसीक्यू बोलता है कि द स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड वुड बी।
तो हमें यहाँ पर स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो स्टॉक वैल्यू क्या होता है? स्टॉक वैल्यू होता है कि बॉन्ड के अंदर कितना स्टॉक का वैल्यू है। तो अगर कोई बॉन्ड कन्वर्टेबल है तो बॉन्ड कन्वर्ट होगा आपके शेयर्स के अंदर, जिसको स्टॉक बोला जाता है। तो उस बॉन्ड के अंदर जो स्टॉक में उसका कन्वर्जन होने वाला है, तो उस कन्वर्जन का क्या वैल्यू रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम हमारे अब केस सिनारियो के ऊपर कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है जिसकी वजह से हम हमारा स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेट करना है स्टॉक वैल्यू। तो स्टॉक वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है? स्टॉक वैल्यू के अंदर हमारा फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि शेयर का वैल्यू क्या चल रहा है, शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर दिए गए हैं? तो नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड यहाँ दिया है 25 पर शेयर। तो एक बॉन्ड कन्वर्ट हुआ 25 शेयर के अंदर, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या चल रहा है 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इस केस के अंदर हमारा 25 इंटू 20 करने पर आंसर आएगा 500। तो 500 हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो बोलता है कि द परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो हमें पता करना है कि परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क क्या है। तो डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या होता है? तो अगर आप नाम से जाओगे इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि कितना वैल्यू गिर सकता है आपके बॉन्ड का, कि डाउन साइड कितना है आपके बॉन्ड के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का? परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। तो इसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड को और मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड को। तो स्ट्रेट वैल्यू क्या होता है? स्ट्रेट वैल्यू का मतलब होता है कि सिंपल वैल्यू। अगर बॉन्ड के अंदर कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता तो उसका क्या वैल्यू होता? तो स्ट्रेट वैल्यू हमारा एक सिंपल वैल्यू है कि विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन आपके बॉन्ड का क्या वैल्यू रहता। तो इसमें दे रखा है 400 और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 550। तो हमें इसमें डाउन साइड बताना है, तो कि कितना परसेंट वैल्यू गिर सकता है हमारे बॉन्ड का। तो मार्केट प्राइस चल रहा है 550। अगर इसका प्राइस गिरता भी है, मान लीजिए कि स्टॉक का प्राइस कम हो गया या कुछ भी चेंजेस हुए कंपनी के अंदर, उसकी वजह से अगर इसका बॉन्ड का प्राइस गिरता है तो गिर गिर के भी वो केवल 400 तक गिर सकता है, क्योंकि 400 इसका स्ट्रेट वैल्यू है। मतलब विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन भी इसका क्या वैल्यू होता, वो होता 400। तो गिरने में भी अगर इसका जो आप एक फ्लोर बोलोगे वो इसका 400 है, जो कि मार्केट प्राइस से हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? हमारा जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो हमको सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि मार्केट प्राइस और स्ट्रेट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, और उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे अगेन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से। तो इसके अंदर हमारा मार्केट प्राइस दिया गया है 500। तो यहीं पर मैं एक्सेल में फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट से, और आपको इसको अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें पहले कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस है हमारा 550 और हमारा स्ट्रेट वैल्यू है 400। तो हमारा ये आता है 150 का। अब हमारा मार्केट प्राइस कितना है 550 अगेन, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं 150 डिवाइड बाय 550। तो हमारा आंसर आता है 27.273%। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 27.27%। तो ये हो गया हमारा सेकंड एमसीक्यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे, जो कि हमें कैलकुलेट करना है कन्वर्जन प्रीमियम। तो कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? कन्वर्जन प्रीमियम ये होता है कि हमें कितना प्रीमियम मिला है कन्वर्जन की वजह से। तो अगर आप देखोगे कि कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर आपको कितना प्रीमियम मिल रहा है अभी के टाइम। कन्वर्जन वैल्यू क्या है हमारा, कि जब हमारा बॉन्ड कन्वर्ट होगा स्टॉक्स के अंदर तो उसका क्या वैल्यू होगा, और अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसका, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा कन्वर्जन प्रीमियम है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हमारा कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कन्वर्जन वैल्यू हमारा कुछ नहीं है, हमारा स्टॉक वैल्यू ही है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर जिसमें कन्वर्ट होने वाला है आपका बॉन्ड, प्लस उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या चल रहा है। तो हमारा स्टॉक वैल्यू आया था 500 फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमें कन्वर्जन प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो कन्वर्जन प्रीमियम है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है जो कि 550 है, वो कितना ज्यादा है हमारे स्टॉक वैल्यू से, जो कि कन्वर्जन वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारे कन्वर्जन प्रीमियम का, यहाँ पर देखिए तो कन्वर्जन प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम चल रहा है हमारे
कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू और स्टॉक वैल्यू। तो ये तो हो गया प्रीमियम हमारे एब्सोल्यूट नंबर के अंदर कि कितना प्रीमियम चल रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 550 बॉन्ड का, और उसका जो स्टॉक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था वो था 500। तो टोटल 50 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है हमारे अभी बॉन्ड के ऊपर। अब हमें कैलकुलेट करना है कन्वर्जन प्रीमियम। तो कन्वर्जन के बेसिस पे हम इसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे हमारे स्टॉक वैल्यू के ऊपर। तो 50 डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू था हमारा 500, तो हमारा चलता है 0.1, जो कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे क्या आता है। तो टोटल 10% का हमारे अभी प्रीमियम चल रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा 10%। और लास्ट जो है हमारा वो है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कैलकुलेट करना है स्टॉक का। हमारे पास स्टॉक का प्राइस तो अवेलेबल है, बट कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होगा। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब ये है कि हमारा जो हमारा जो बॉन्ड कन्वर्ट होने वाला है स्टॉक के अंदर, उस बॉन्ड का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर जिसमें बॉन्ड कन्वर्ट होने वाला है। तो अगर इसको हम यहाँ पर लिख के देखें, तो कन्वर्जन पैरिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ओके। इसको हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टॉक्स में, नंबर ऑफ शेयर के अंदर जिसके अंदर ये बॉन्ड कन्वर्ट होने वाला है। हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तो है जो कि दे रखा है 25, बट जब हम इसको कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहे हैं बॉन्ड के अंदर, तो स्टॉक का वैल्यू क्या आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हम आप देखोगे यहाँ पर, तो आपके पास चल रहा है मार्केट प्राइस 550 का। तो यहाँ पर लेते हैं 550, और ये 550 का बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला है वो है 25। तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर 22। तो आपको यहाँ पर टिक करना है आंसर नंबर 22। तो ये रहे हमारे चारों आंसर। अब इसको वेरीफाई करना है तो हमें वापस से हमारे पेज नंबर 6 पे जाना पड़ेगा। तो एमसीक्यू नंबर 87 से लेके 90 का आंसर हमें वेरीफाई करना है। तो ये रहा हमारा 87 से लेके 90 का। तो फर्स्ट 87 का आंसर है ए, 88 का बी, 89 का अगेन ए, और 90 का आंसर है सी। तो ए बी ए सी हमारा आंसर है। और यहाँ पर समरी में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, तो आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली समरी को रेफर कर सकते हैं और आप अपनी नोट्स बना के आंसर दे सकते हैं। तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, ए बी ए सी। तो पहला का आंसर ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, और लास्ट का सी। तो हमारा ये एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया है केस सिनेरियो बेस्ड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू दे रखा है। इसमें भी हमें सबसे पहले हमारा एमसीक्यू नहीं पढ़ना है, केस सिनेरियो नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमें पढ़ना है हमारा एमसीक्यू। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स इज। तो हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत सिंपल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो चलते हैं फटाफट ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ₹1 लाख फॉर विच ही इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव। तो 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं और 3 अल्टरनेटिव है हमारे पास। पहला अल्टरनेटिव है कि 1 लाख डायरेक्टली म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट कर दे सारे के सारे। दूसरा अल्टरनेटिव है हमारा कि 1 लाख इन्वेस्ट कर दे म्यूचुअल फंड वाई के अंदर। और लास्ट अल्टरनेटिव जो है हमारा कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें। पोर्टफोलियो के अंदर हमें क्या करना है, 60,000 जाएंगे हमारे म्यूचुअल फंड एक्स में, और बाकी के 40,000 जाएंगे हमारे म्यूचुअल फंड वाई के अंदर। तो ये थे हमारे 3 अल्टरनेटिव। अब दे रखा है एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स और वाई का है 12 और 11% रिस्पेक्टिवली, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8% और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो रिस्क फ्री और मार्केट दोनों रेट दे रखा है हमें यहाँ पर। और फिर दे रखा है कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स वाई एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्सेस आर एज फॉलो। तो यहाँ पर हमें दिया है कोवेरिएंस एक का दूसरे के साथ। जैसे कि आपको ये 4.3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई का क्या कोवेरिएंस है। और आप यहाँ पर देखोगे तो म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ भी कोवेरिएंस दे रखा है। तो जब आप सेम म्यूचुअल फंड का एक के साथ सेम म्यूचुअल फंड का कोवेरिएंस कैलकुलेट करोगे साथ में, तो जो कोवेरिएंस होगा उसका मतलब होता है वेरिएंस। तो कोवेरिएंस ऑफ सेम म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू द वेरिएंस। तो 4.4 यहाँ पर दे रखा है इसका वेरिएंस। और फिर दे रखा है हमें सेम म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई के साथ, म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड एक्स और पोर्टफोलियो के साथ, और पोर्टफोलियो का दे रखा है बाकी तीनों के साथ।
तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स क्या रहेगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल रहने वाला है। हमारे पास वेरिएंस दे रखा है म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ, जो कि है 4.4। हमें इसका बस स्क्वायर रूट करना है और हमारे आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम हमारे स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर वेरिएंस दे रखा था 4.4, मैंने 4.4 लिया है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, तो एक्सेल में स्क्वायर रूट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से। हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं 0.5, तो हमारा आंसर आता है 2.097। आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हैं 4.4 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट क्लिक करके। तो फर्स्ट का आंसर सिंपल हो गया। नेक्स्ट का आंसर है पोर्टफोलियो रिटर्न क्या रहेगा। तो पोर्टफोलियो रिटर्न भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको जो वेट दे रखा है उसको आपको उनके म्यूचुअल फंड से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल 1 लाख हमने इन्वेस्ट करे हैं पोर्टफोलियो में, 60,000 किए हैं म्यूचुअल फंड एक्स में, 40,000 किए हमने म्यूचुअल फंड वाई के अंदर। तो कितना हमने म्यूचुअल फंड एक्स में करा है, तो यहाँ पर डालते हैं हम हमारा म्यूचुअल फंड एक्स और यहाँ पे लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड वाई। म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर हमने इन्वेस्ट किए 60,000 आउट ऑफ 1 लाख, तो वो होता है हमारा 60% इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वाई में हमने इन्वेस्ट करे 40,000, तो हमारा टोटल 40% इन्वेस्ट हमने किया है म्यूचुअल फंड वाई के अंदर। और अब उनका रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड एक्स का रिटर्न आप देखोगे यहाँ पर तो दे रखा है 12%, और म्यूचुअल फंड वाई का रिटर्न दे रखा है यहाँ पर 11%। तो अब हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का जो वेटेड एवरेज है वही हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न रहेगा। तो वेटेड एवरेज के लिए इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वेट इनटू रेट। और सेम हम करेंगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाई के साथ, वेट इनटू रेट। तो इन दोनों का आप सम कर लेते हैं हम। तो इन दोनों का सम आता है 11.6%। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न रहेगा हमारा इस केस के अंदर 11.6%, जो कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट फॉर मिस्टर ए वुड बी। यहाँ पर बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हमें ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट बताना है। तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट केवल स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पे नहीं रहेगा, इसमें हमें रिटर्न को भी कंपेयर करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न लेंगे कि हर सिनारियो के अंदर, जैसे हमारे पास 3 सिनारियो है, इन्वेस्टमेंट 1, इन्वेस्टमेंट 2, इन्वेस्टमेंट 3। हर सिनारियो के अंदर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है प्लस उसमें रिस्क कितना है। रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिटर्न डिवाइड बाय रिस्क करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हर रिस्क के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न पर रिस्क हमें कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे, जिसको रिस्क भी बोला जाता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 जो कि है म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर, उसको हम लेते हैं यहाँ पर। फिर हम लेते हैं हमारे म्यूचुअल फंड वाई के इन्वेस्टमेंट को, और फिर लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। तो ये हो गए हमारे तीनों ऑप्शन। म्यूचुअल फंड एक्स का रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो है 12%। म्यूचुअल फंड वाई का रिटर्न दे रखा है 11%। और म्यूचुअल और पोर्टफोलियो का रिटर्न हमने अभी ऊपर ही कैलकुलेट किया है, जो है 11.6%। तो ये आ गए हमारे तीनों के रिटर्न। अब तीनों पर रिस्क कितना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट किया था 4.4 का स्क्वायर रूट। तो अगेन यहाँ पर हम ले लेते हैं 4.4 का स्क्वायर रूट। सेम म्यूचुअल फंड वाई का कैलकुलेट करना है हमें। तो म्यूचुअल फंड वाई का रहेगा 4.2, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाई के साथ क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, वो है 4.2। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 4.2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लेते हैं हम 4.2 की पावर 0.5। और अब पोर्टफोलियो का हमें लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर दे रखा है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस है 4.20। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अगेन सेम 4.2 का स्क्वायर रूट। तो ये रहा हमारा तीनों का रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब रिटर्न पर रिस्क। तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, यहाँ पर हमको डिवाइड करना है हमारे रिटर्न को, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा ये रहा रिटर्न पर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ हमारे परसेंट के अंदर।
अब इसको हम डेसिमल ले लेते हैं 2 प्लेसेस पे। तो जो सबसे ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है पर स्टैंडर्ड डिविएशन वो है 5.72% बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड डिविएशन एनालिसिस। तो इसके अंदर हमारा 5.72% मिल रहा है म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर। तो हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न पर रिस्क इज मोर बाकी दो के कंपेरेटिव में। और फिर नेक्स्ट नंबर पे पोर्टफोलियो है और उसके नेक्स्ट नंबर पर म्यूचुअल फंड वाई है। तो ये हो गया हमारा एक और एमसीक्यू व्यूअर्स ऐप का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरटीपी से है और सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर के अंदर से है। तो इसको हम फटाफट से इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसका एमसीक्यू केस सिनारियो। तो एमसीक्यू पूछता है यहाँ पर, द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर ₹100 million बाय जीआईटी फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ। तो जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जीआईटी ने वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए अब हम पढ़ते हैं हमारा केस सिनारियो। यहाँ पर दे रखा है ग्रोमोर लिमिटेड एंड एनबीएफसी इन द नीड ऑफ फंड, hence it sold its receivable to Mac Financial Corporation for ₹100 million। तो अभी तक हमारे जीआईटी की बात नहीं हुई है, अभी तक एक एनबीएफसी ग्रोमोर और एमएफसी की बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है, एमएफसी क्रिएटेड a trust for this purpose called General Investment Trust through which it's issued security carrying a different level of risk and return to the investor। तो यहाँ पर बात हुई है, जो कि हुई है, एमएफसी ने ट्रस्ट क्रिएट किया है विच इज कॉल्ड जनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। थ्रू विच इट इशूड इट सिक्योरिटीज कैरिंग ए डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रोमोर ने अपने कुछ रिसेबल्स म्यूचुअल एमएससी को सॉल्व किए हैं। एमएससी ने एक नया ट्रस्ट क्रिएट किया है जनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और उसने उसके थ्रू कुछ सिक्योरिटी इश्यू किए हैं इन्वेस्टर को, लेकिन जो रिस्क और रिटर्न है उसका वो डिफरेंट है जो उसने बाय किए थे रिसेबल्स से। Further, this structure also permits GIT to reinvest the surplus fund for short term। प्लस जो भी फंड्स रिसीव होंगे जीआईटी को रिसेबल से, उसको वो शॉर्ट टर्म के लिए कहीं और भी री इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है, एमएफसी also appointed a third party, Safeguard Private Limited, to collect the payment due from obligor and passes it to the GIT। It will also follow up with defaulting obligor and if required initiate appropriate legal action against them। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ। तो हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रोमोर था, जिसने क्या किया, ग्रोमोर ने अपने रिसेबल सेल किए एमएफसी को। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल रिसेबल टू एमएफसी। और एमएफसी ने क्या किया, एमएफसी ने बनाया एक ट्रस्ट जिसका नाम था जीआईटी। और उसने क्या किया, अपने जो रिसेबल्स इसने बाय किए थे अपने ग्रोमोर से, उसको भी ट्रांसफर कर दिया जीआईटी को। तो यहीं पे लिखते हैं ट्रांसफर रिसेबल्स। नेक्स्ट क्या किया, जीआईटी ने सिक्योरिटीज इश्यू करी इन्वेस्टर्स को। इश्यूड सिक्योरिटी, और यहां पर जो सिक्योरिटी इश्यू हुई है उसका रिस्क और रिवॉर्ड डिफरेंट है रिसेबल्स का, जो एमएफसी ने बाय किए थे जीएम से और ट्रांसफर किए जीआईटी को। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिफरेंट है जो इन्वेस्टर को इश्यू की गई है, क्योंकि उनका रिस्क और रिटर्न अलग है जो कि ओरिजिनल सिक्योरिटी से, जो कि हमारा रिसेबल्स था। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट एमएफसी ने अपॉइंट किया है एक सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड को टू कलेक्ट पेमेंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लाइगर एंड पासेस इट टू द जीआईटी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपके ऑब्लिगर है। ऑब्लिगर मतलब जिससे आपको पैसा कलेक्ट करना है, और ये लोग पैसा देंगे अब एक थर्ड पार्टी को जो कि है इसमें सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो एसपीएल कलेक्ट करेगा ऑब्लिगर से पैसा और एसपीएल ट्रांसफर करेगा ये पैसा डायरेक्ट जीआईटी को। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जहां पर आप देखेंगे ग्रोमोर ने सबसे पहले एमएफसी को रिसेबल सेल किए, फिर जीआईटी ने, फिर एमएफसी ने एक ट्रस्ट क्रिएट किया और सारे रिसेबल्स को ट्रांसफर कर दिए। अब जीआईटी को ये पैसा ट्रांसफर करना है इन्वेस्टर को थ्रू सिक्योरिटीज, और ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा आएगा ऑब्लिगर से जो कलेक्ट करेगा एसपीएल और एसपीएल ट्रांसफर करेगा जीआईटी को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर ₹100 million बाय जीआईटी फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ। तो जो इशू किए हैं जीआईटी ने इंस्ट्रूमेंट 100 मिलियन के, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास जो कि हो सकते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट और पे थ्रू सिक्योरिटी।
जो लास्ट के दो ऑप्शन है वो इसमें नहीं कंसिडर होंगे, क्योंकि ये जो सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करने का, ऑब्लिगर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करके अपने सिक्योरिटी जो आपने इन्वेस्टर को इश्यू की है उसको पे करने का, वो सिनेरियो हमारे सिमिलर है पास थ्रू सर्टिफिकेट और पे थ्रू सिक्योरिटी के लिए। तो अब दोनों के अंदर क्या होता है, पास थ्रू सर्टिफिकेट अगर इसको आप नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में होता है कि जो भी पैसा आपने अपने ऑब्लिगर से कलेक्ट किया, आपने उसको डायरेक्टली पास कर दिया अपने इन्वेस्टर को। आपने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, ना आपने उसमें कुछ रिस्क और रिटर्न चेंज किया अपनी सिक्योरिटीज का, केवल और केवल प्लेन जो भी पैसा रिसीवेबल से आया उसको ट्रांसफर कर दिया आपने अपने इन्वेस्टर को। और पे थ्रू में क्या होता है, पे थ्रू के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है अपने ऑब्लिगर से, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, उसको चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो पैसा आपको अपने इन्वेस्टर को देना है वो एक फिक्स्ड पैसा है या फिक्स रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टर को देना है। तो इस केस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहता है पे थ्रू सिक्योरिटी के अंदर कि जो भी पैसा आया उसको पास नहीं करना है, उसका आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब टाइम आएगा, मान लीजिए आप एनुअल पेमेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर को, तो आपको एनुअल पेमेंट के टाइम वो शॉर्ट टर्म का पैसा आउटफ्लो लेना है और फिर आपको अपने इन्वेस्टर को पैसा ट्रांसफर करना है। तो पास पे थ्रू सिक्योरिटी के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट पास थ्रू में आपके पास री इन्वेस्ट का ऑप्शन नहीं होता है। जब भी पैसा आपको मिला रिसीवेबल से, आपको एक्जैक्टली पास थ्रू करना है अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ऊपर, तो यहाँ पर दे रखा है कि टू री इन्वेस्ट सरप्लस फंड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब जो भी आपने बनाया है एसपीवी, उसका ऑप्शन है उसको री इन्वेस्ट करने का शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका आंसर पास थ्रू सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, इसका आंसर पे थ्रू सिक्योरिटी ही होगा। और साथ में ये भी दे रखा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर। तो जब आपका पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है तो उसमें सेम लेवल ऑफ रिस्क ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन पे थ्रू के अंदर जो रिस्क और रिटर्न होता है वो चेंज हो जाता है ओरिजिनल एसेट के कंपेरेटिव। तो इसका आंसर हो गया पे थ्रू सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा इसमें ओरिजिनेटर कौन है। तो ओरिजिनेटर कौन होता है, जो भी व्यक्ति स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को रिसेबल सेल करता है वही हमारा ओरिजिनेटर होता है। इसके अंदर आप देखोगे तो जीएम ने अपने रिसेबल सेल किए एमएफसी को, बट एमएफसी ने सेल किए हैं अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ऐसा एंटिटी जो हमने क्रिएट किया है केवल और केवल एक स्पेशल पर्पस ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये जीआईटी यहाँ पर क्रिएट हुआ है केवल और केवल पे थ्रू सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर हमने जो जिसने रिसीवर्स को ट्रांसफर किया है जीआईटी को, वो है एमएफसी। तो इसका आंसर रहेगा मैक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि द अबव सिनेरियो द जनरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ, तो जो जीआईटी इसके अंदर है वो क्या है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि जीआईटी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। नेक्स्ट है इन द अबव सिनेरियो द सेफ गार्ड प्राइवेट लिमिटेड इज, तो जो सेफ गार्ड प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर है जिसका काम है ऑब्लिगर से पैसा कलेक्ट करके जीआईटी को ट्रांसफर करना, इसका काम है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का। मतलब इनका काम है सबसे पहले इसको रिसीव करना अपने ऑब्लिगर से, उसके बाद वो पैसा पे करना अपने जीआईटी को। तो अब हमारा सेफ गार्ड प्राइवेट लिमिटेड हो गया इसमें रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर वाईटीएम की बात कही है कि व्हेन वाईटीएम इन द मार्केट राइजेस द प्राइस ऑफ प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी टेंड्स टू राइज। तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, अगर अगर वाईटीएम आपका बढ़ता है तो क्या प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा। तो वाईटीएम क्या होता है, वाईटीएम होता है जो भी यील्ड आपका चल रहा है मार्केट के अंदर, वो होता है आपका वाईटीएम। अगर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ गया, मतलब जो आपको रिटर्न चाहिए अपने सिक्योरिटी में वो बढ़ जाएगा, तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा। और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी क्या होता है, तो किसी भी सिक्योरिटी के दो पार्ट्स होते हैं, कोई से भी आप बॉन्ड की बात करिए, तो एक होता है आपका इंटरेस्ट पार्ट और एक होता है प्रिंसिपल पार्ट। अगर हम उस बॉन्ड के कैश फ्लोज को डिवाइड कर दें कि जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया और उसके प्रिंसिपल वाले पार्ट को अलग कर दिया, तो जो प्रिंसिपल वाला पार्ट आपने बनाया है उसका मतलब है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी। तो एक एग्जांपल लेके इसको हम समझ सकते हैं कैसे। तो मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपीज का बॉन्ड था जिसके ऊपर 10% का आपको कूपन था। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलने वाला है, और इसका टेन्योर मान लीजिए 5 ईयर था। तो इस केस में क्या होगा, आपको 10 रुपीज मिलेंगे 5 साल तक, और 5 साल के एंड में आपको मिलेंगे 100। तो इस सिक्योरिटी के अगर हम दो पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट बनता है हमारा इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी और सेकंड पार्ट बनता है हमारा प्रिंसिपल ओनली। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट, अगर मान लीजिए वाईटीएम बढ़ता है तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का वैल्यू क्या होगा। तो मान लीजिए अभी का वाईटीएम चल रहा है 10% और ये हो जाता है 12% बढ़ के
तो हमें अब कैलकुलेट करना है कि क्या वैल्यू होगा प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का। तो अभी के डेट में क्या वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमें क्या करना पड़ेगा, जो 10% है उसका पीवी फैक्टर लेना है 5 साल का और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल है तो मैं यहाँ पर क्विकली कर सकता हूँ ये, लेकिन आपको अपने कैलकुलेटर में करना रहेगा 1.1 को डिवाइड बटन दबा के इक्वल टू दबाना है 5 बार, ताकि आपके पास पीवी फैक्टर आ जाए और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर रेट रहेगा मेरा 10% और इसमें टोटल ईयर रहेंगे 5। पेमेंट हमने 0 रखा है इसमें इंटरेस्ट का। फेस वैल्यू इसमें हमारा है लास्ट वाला 100 रुपीज और टाइप है ये एंड ऑफ द पीरियड। तो इसमें हमारा वैल्यू आया 62 रुपीज का। 10% अगर रहता है वाईटीएम, सिमिलरली 12% होगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है 100 रुपीज का वैल्यू अगेन। तो यहाँ पर अगर जैसे ही मेरा वाईटीएम 10 से 12 हो गया, मेरा वैल्यू अचानक से गिर गया 62 से 56 का, 100 रुपीज वाली सिक्योरिटी का। तो वाईटीएम राइज होने पर प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी फॉल होता है और वाईटीएम कम होने पे वैल्यू इसका बढ़ता है। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। वाईटीएम बढ़ेगा तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस गिरेगा और वाईटीएम गिरेगा तो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकेंड ऑप्शन जिसमें बोला है वाईटीएम राइजेस और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी फॉल। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर बी का। हम फटाफट से आंसर भी मिला सकते हैं ये सारे के सारे। तो आपको वापस से जाना है हमारे पेज नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी हमने जो रिसेंटली सॉल्व किया वो यही आरटीपी का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसका आंसर हम मिला सकते हैं और साथ में इनकी समरी भी दे रखी है। तो अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, आपको इश्यू आ रहा था, आप समरी पढ़ के समझ सकते हैं एग्जाम के लास्ट दिन पे कि किस तरह का एमसीक्यू पूछा गया था। तो इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पर, तो लिखा हुआ है बी बी सी डी बी। इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है बी, बी, सी, डी और बी। तो ये हो गया हमारा एक और आरटीपी का एमसीक्यू सिनारियो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस सिनारियो पे। तो फटाफट से अब पढ़ेंगे इसके अंदर भी हम एमसीक्यू और उसके बाद पढ़ेंगे हमारा केस सिनारियो। Assuming that the contract size of each option contract is 100 and the price of Gamma Corporation share after 2 months fall to rupees 550, the next payoff of X will be। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ ईच ऑप्शन इज 100। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। एंड द प्राइस ऑफ गामा कॉर्पोरेशन शेयर आफ्टर 2 months फॉल टू रुपीज 550। 2 months लेटर का प्राइस दे रखा है 550। नेट पे ऑफ एक्स विल बी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक्स एंड वाई आर टू फ्रेंड्स। Since Y has earned a lot of profit from trading in financial derivative market, X is also considering the speculating of Gamma Corporation share, which is currently trading at rupees 700 per share। तो ये करंट प्राइस हो गया हमारे गामा शेयर का। Through taking position in option stocks of same company, accordingly X took following contract position in the options on the Gamma Corporation stock। तो सिंपल सा फर्स्ट फ्यू लाइंस में कुछ बैकग्राउंड देने की कोशिश की है कि एक्स और वाई दो फ्रेंड है और एक्स ने भी इस वाई की परफॉर्मेंस देख के ट्रेडिंग चालू की है गामा कॉर्पोरेशन शेयर में। तो 700 पर शेयर करंट प्राइस है और एक्स ने फॉलोइंग पोजीशन बनाई है अपने गामा कॉर्पोरेशन स्टॉक में। सबसे पहले उसने क्या किया है, परचेजिंग मतलब बाय किया है उसने वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 month कॉल ऑप्शन। क्या क्या बाय किया उसने, 2 month का कॉल ऑप्शन बाय किया है। प्रीमियम पे किया है 35 रुपीज का और एक्सरसाइज प्राइस है उसका 750। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या बनाया है, अगेन परचेज किया है, बट इस टाइम क्या परचेज किया उसने, पुट ऑप्शन परचेज किया है। प्रीमियम पे किया है 25 रुपए का और एक्सरसाइज प्राइस है इसका 600। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 रुपए का है एंड प्राइस ऑफ गामा शेयर आफ्टर 2 month फॉल टू 550, द नेट पे ऑफ एक्स विल बी। तो 2 महीने बाद क्या पे ऑफ मिलेगा एक्स को बेस्ड ऑन द पोजीशन दैट ही मेड अबव। तो जो उसने पोजीशन ऊपर बनाया है उस पर क्या उसको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट पोजीशन है उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो उसका फर्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन क्या है उसका, कॉल ऑप्शन को बाय करने का। तो उसने क्या किया है, उसने एक्सरसाइज प्राइस 750 पे बाय किया है कॉल ऑप्शन को। तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन का वैल्यू तब बढ़ेगा जब एक्सरसाइज प्राइस से आपका जो मार्केट प्राइस है वो ऊपर हो। इस केस में एक्सरसाइज प्राइस आपका 750 है और मार्केट प्राइस आपका चल रहा था 550 2 महीने बाद का। क्योंकि प्राइस कम है आपके एक्सरसाइज प्राइस पे, तो कॉल का वैल्यू हो जाएगा 0
तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू, इसमें हो गया इसका 0। और जो आपने बाय किया था तो आपने कितना प्रीमियम पे किया था, आपने प्रीमियम पे किया था 35 का, तो -35 आपके जेब से गए थे और आपका वैल्यू हो गया है 0। तो इस केस में आपको क्या हुआ है, आपको हुआ है इसमें लॉस कितने का, तो वैल्यू आज जो चल रहा है जो कि है 0, और आपने कितने का प्रीमियम पे किया था 35 का, तो इसको मैं +35 लिख देता हूँ एक बार। तो आपको 35 का लॉस हुआ है और इसमें लॉट साइज है 100 का, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉट साइज 100। तो आपको नेट लॉस कितने का हुआ है इस केस में, -3500 का फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट में उसने बाय किया था पुट, प्रीमियम इसमें पे किया है 25 रुपए का। अब इसका वैल्यू क्या हुआ है, तो पुट ऑप्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके अंदर जो भी आपने एक्सरसाइज प्राइस है, तो पुट ऑप्शन में वैल्यू तब बनता है जब आपका प्राइस गिरता है। तो 600 रुपए से जितना भी आपका प्राइस गिरा होगा उतना आपका वैल्यू होगा पुट ऑप्शन का। तो 600 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस था, करंट मार्केट में चल रहा है 550, तो प्राइस कितना गिरा है, 50 रुपए इससे कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपका वैल्यू जो आपका करंट मार्केट प्राइस है उसको हमको माइनस करना है हमारे एक्सरसाइज प्राइस से। तो 600 माइनस 550, तो आपका वैल्यू रहेगा 50 का। अब आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 50 का वैल्यू है और आपने बाय किया था 25 में, तो 25 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगेन इसमें लॉट कितने का था, लॉट इसमें 100 का ही था सेम, और इसमें वैल्यू कितना बनेगा 2500। तो आपने फर्स्ट में कमाए हैं, फर्स्ट में लॉस किया आपने 3500 का, और सेकेंड में आपने कमाए हैं 2500 रुपए। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना होता है, नेट प्रॉफिट आपको नहीं हुआ है, आपको नेट लॉस हुआ है, वो है 1000 रुपीज का। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1000 रुपीज लॉस। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द पर शेयर प्राइस ऑफ गामा कॉर्पोरेशन स्टॉक आफ्टर 2 मंथ एट विच एक्स शेल बी एट ब्रेक इवन। तो हमें ये प्राइस बताना है जहां पर एक्स का ब्रेक इवन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने के। तो पहला आपके पास ऑप्शन और सिंपल ऑप्शन है कि आप चारों ऑप्शन को ट्राई कर लो अपने आंसर में कि किस आंसर से उसका ब्रेक इवन आता है। और अदर ऑप्शन है आपके पास कि जो 1000 रुपीज का लॉस पहले हो रहा था, इस लॉस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से जाते हैं हम कि हमें चारों प्राइस को टेस्ट करना है कि किस प्राइस पे उसको ब्रेक इवन होता है, मतलब अभी उसको 1000 का लॉस हो रहा है, तो 1000 का उसको लॉस ना हो, वो कौन सा प्राइस होगा उसके लिए। तो मान लीजिए अगर प्राइस रहता है 540, तो क्या उसको लॉस होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले ऑप्शन में। तो अगर प्राइस 540 होता तो अगेन कॉल का वैल्यू 0 रहता, क्योंकि 750 का एक्सरसाइज प्राइस है। 750 से वैल्यू ऊपर जाएगा तो वैल्यू बनेगा, अगर 750 से वैल्यू नीचे रहेगा तो 0 वैल्यू रहेगा। और इस केस में पुट का क्या प्राइस हो जाएगा, 540 माइनस 600, तो यहाँ पर इसको 540 कर देते हैं, तो वैल्यू हो गया आपका 60 का। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 35 रुपीज का। 25 में आपने परचेस किया था, 60 उसका वैल्यू है, 35 का आपका वैल्यू हुआ। तो आपने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 35 का आपको पुट में फायदा हुआ और कॉल में आपको 35 का लॉस हुआ, तो आपका आंसर आया 0। तो ब्रेक इवन हो गया, तो इस केस में इसका आंसर रहेगा ए। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया, अगर नहीं आता तो हम बाकी ऑप्शन भी टेस्ट कर लेते, लेकिन यहीं पर आपका आंसर आ चुका है। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन था इसको सॉल्व करने का, वो था कि आपको पहले जो आपका प्राइस था यहाँ पर 550 का, तब आपको 1000 रुपीज का लॉस हो रहा था। 1000 रुपीज का लॉस था आपको 100 कॉन्ट्रैक्ट पे, 100 के लॉट साइज पे, तो इसको डिवाइड करता हूं मैं 100 से। तो आपको शेयर पे 10 रुपीज का और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब जाके आप 1000 का लॉस कवर कर पाओगे। 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जो पुट है उसका प्राइस 10 रुपए कम करवा लो, इसका 10 रुपए ज्यादा करवा लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो भी मार्केट प्राइस है उसको 10 रुपए कम करना पड़ेगा। तो करंट मार्केट प्राइस 550 था, इसमें अगर आप 10 रुपए कम करते तो आपके पास 540 सेम आंसर आ जाता। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा आपका ब्रेक इवन रहेगा, और ब्रेक इवन पे आपका प्रॉफिट होता है 0। तो इस केस में हमने फर्स्ट टेस्ट किया था, तो फर्स्ट में हमारा आंसर आ गया, तो इसका आंसर रहेगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रियल ऑप्शंस। ओके, तो रियल ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे ऑप्शंस होते हैं हमारे सिक्योरिटीज पे, स्टॉक्स पे, बॉन्ड्स पे, वैसे रियल ऑप्शंस होते हैं हमारे रियल प्रोजेक्ट पे। तो मान लीजिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया
जहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फिर मुझे वहां से कुछ फिक्स कैश फ्लो आने वाले हैं। तो वो मेरा प्रोजेक्ट होता है कि मैंने कुछ वाटर पार्क ओपन किया है या मैंने कोई मशीन भी लगाई है, तो वो होता है हमारे रियल ऑप्शंस। तो अगर उसके ऊपर आप कोई ऑप्शंस लेते हो कि मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरे को कैश फ्लो मिलने वाला है 5 साल बाद इस वाटर पार्क से, वो रहेगा 500 रुपीज, तो उसके ऊपर मैं ऑप्शन ले सकता हूँ जैसे मैं अपने स्टॉक्स के ऊपर लेता हूँ। तो इसमें से मैं बताना कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रियल ऑप्शन। तो पहला हमारे पास है, रियल ऑप्शन मेथोडोलॉजी इज एन अप्रोच टू कैपिटल बजटिंग दैट रिलाइज ऑन ऑप्शन प्राइसिंग थियरी एट टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट। तो हमें इसमें फॉल्स निकालना है। पहला जो हमने पढ़ा है ऑप्शन वो है ट्रू, क्योंकि इसके अंदर बात की गई है एक रियल ऑप्शन इज ए मेथोडोलॉजी है जो इवेल्युएट करती है प्रोजेक्ट को, जो रियलाइज करती है ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी, जो कि हमने बाकी स्टॉक्स के लिए पढ़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, रियल ऑप्शन अप्रोच इज इंटेंडेड टू सप्लीमेंट एंड नॉट रिप्लेस कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है कि रियल ऑप्शन अप्रोच जो है वो सप्लीमेंट करेगी, उसको रिप्लेस नहीं करेगी। सेकंड है, रियल ऑप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑप्शन एज द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड हायर देन द फाइनेंशियल ऑप्शंस। तो यहाँ पर क्या बोला है कि रियल ऑप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम फाइनल ऑप्शन एज देयर पीरियड स्टार्ट। तो यहाँ पर रियल और फाइनेंशियल ऑप्शंस के डिफरेंस बताया है कि जो बोला है यहाँ पर कि स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड आर हायर देन द फाइनेंशियल ऑप्शन। तो ये बात एकदम सही है कि रियल जो फाइनेंशियल ऑप्शन है उनका एक पीरियड फिक्स होता है, लेकिन रियल ऑप्शंस क्योंकि प्रोजेक्ट के बेसिस पे है, तो प्रोजेक्ट आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी एंड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी पीरियड की स्टार्टिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो रियल ऑप्शंस आर डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर आपका पीरियड स्टार्ट डेट इज नॉट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। फिर लास्ट ऑप्शन बोला है कि रियल ऑप्शंस आर नॉर्मली ट्रेडेड इन द मार्केट एंड आर प्राइस। तो रियल ऑप्शंस कोई भी मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, जैसे आपका एनएसई है, बीएसई है, स्टॉक मार्केट है, तो वहां पर केवल और केवल स्टॉक ऑप्शन ही ट्रेड होते हैं, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड होते हैं। वहां पर जो आप रियल ऑप्शन है कि आपने एक वाटर पार्क खोला है, वाटर पार्क से क्या कैश फ्लो आने वाले हैं, उसकी वजह से आपने कुछ ऑप्शन डिफाइन किए हैं, तो ये कभी भी आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। तो जो फॉल्स है इसके अंदर वो है आपका लास्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी। सेम आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारे पेज नंबर 6 के थ्रू, जहां पर आपको समरी भी मिल जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक बीओएस का एमसीक्यू है, और बीओएस का एमसीक्यू क्या बोला है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है स्वैप रेशियो असाइन वेट शेल बी। चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या क्वेश्चन दिया है, पी लिमिटेड स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड बाय करने वाला है क्यू लिमिटेड को, और फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है। द मर्जर शैल बी गॉन थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड एक्सचेंज रेशियो इज सेट अक्रॉस टू डिफरेंट वेज असाइन टू डिफरेंट बेसिस। तो कुछ वेट्स के बेसिस पे हमको एक्सचेंज रेशियो डिफाइन करना है। ईपीएस का वेट है 50, मार्केट प्राइस का 25, बुक वैल्यू का 25। तो इसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेशियो डिफाइन करने वाले हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सर बात करते हैं ईपीएस की, फिर बात करेंगे हम हमारे मार्केट प्राइस की, और लास्ट में बात करेंगे हमारे बुक वैल्यू की। तो एक्सचेंज रेशियो कैसे बनेगा आपका, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है आपका अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो पी लिमिटेड का ईपीएस होगा 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो यहीं पर ले लेता हूँ मैं 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। तो आप भी कैलकुलेटर में 10/2 कर लीजिए, ठीक है। आप एग्जाम में हैं, एग्जाम में आप नंबर ऑफ जीरो टाइप करने में अपना टाइम मत लगाइए, 10/2 करिए ताकि आपके पास इजीली ईपीएस आ जाए 5 रुपीज। सिमिलरली अब क्यू का ईपीएस कितना रहेगा, 3 लाख डिवाइड बाय 50,000। तो क्या करिए आप 3 लाख डिवाइड बाय 0.5, तो ये हो गया 5 और 6 रुपीज। तो ये आपका ईपीएस हो गया है। अब मार्केट प्राइस क्या है इसके अंदर, मार्केट प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 75 और 60, और बुक वैल्यू भी आपको गिवन है 210 एंड 105। तो ये हो गया आपका तीनों वैल्यू पी और क्यू लिमिटेड का। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं पी और क्यू कहीं पर। तो यहीं पर हम लिख देते हैं पी, और यहीं पर लिख देते हैं क्यू। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका स्वैप रेशियो। इसको मैं थोड़ा पास में कर देता हूँ आपके लिए। स्वैप रेशियो, तो स्वैप रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्वैप रेशियो के लिए आपको ऊपर लेना है आपके क्यू के वेट को, और नीचे लेना है आपको अपने पी के वेट को। तो उसके वजह से आप स्वैप रेशियो आपका कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी कंपनी एक्वायर हो रही है उसका रहेगा ऊपर, और जो भी कंपनी जा रही है उसका रहेगा नीचे। तो इस केस में स्वैप रेशियो रहा है 1.2। सॉरी, जो भी कंपनी आपकी एक्वायर हो रही है, जो आपका एक्वायरी है उसका वेट रहता है ऊपर, और जो भी आपका एक्वायरर है उसका वेट रहेगा नीचे की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 60।
और सेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे स्वैप रेशियो। तो ये 3 स्वैप रेशियो हो गए तीनों के बेसिस पे। एक और इजीली समझने का तरीका है कि मान लीजिए मुझे स्वैप रेशियो कैलकुलेट करना है। स्वैप रेशियो मतलब है कि जो एक्वायर हो रही है कंपनी, उसके एक शेयर के बदले मुझे नई कंपनी के कितने शेयर देने हैं उसको। तो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर किसी का ईपीएस ज्यादा है तो उसको ज्यादा शेयर मिलने चाहिए। तो मुझे इस तरह से डिवाइड करना है कि मुझे ज्यादा ईपीएस मिले, क्योंकि क्यू लिमिटेड एक्वायर होने वाली है, इसका ईपीएस है 6, पी लिमिटेड जो एक्वायर करने वाली है उसका ईपीएस है 5। तो क्योंकि क्यू लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा है तो उसको ज्यादा शेयर मिलने चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 5/6 करूँ या 6/5 करूँ। 5/6 में वैल्यू कम आएगा, 6/5 में वैल्यू ज्यादा आएगा, तो इसका आंसर होगा 6/5। तो ऐसे ही आप बाकी में सोच सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो एक्वायर हो रही है कंपनी उसका 60 है, और जो एक्वायर कर रही है उसका 75 है। तो जो एक्वायरी है उसको कम शेयर मिलने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60/75। तो इस तरह से आप सोच के भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आपका स्वैप रेशियो होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वेट देते हैं कि क्या क्या वेट है। तो सबसे पहले ईपीएस का वेट है 50%, मार्केट प्राइस का है 25, और बुक वैल्यू का है अगेन 25। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा, और इनका सम कर देना है। तो इसका सम करने पे आता है हमारा 0.925। तो जो भी 0.925 है उसको हमने आंसर में टिक कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेस्ड ऑन स्वैप रेशियो एज पर असाइन वेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड टू पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड शेल बी। तो स्वैप रेशियो हमने 0.925 निकाला है, इसके वजह से कितने शेयर्स अलॉट होंगे। तो करंट नंबर ऑफ शेयर है 50,000 क्यू लिमिटेड के यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे स्वैप रेशियो से। तो 0.925 इंटू 50,000, तो आता है 46,250। इसको कर लेते हैं आंसर को टिक फटाफट से। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द पी लिमिटेड शेल बी। पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा, पोस्ट मर्जर के बाद दोनों कंपनियां एक हो जाएगी, दोनों की अर्निंग सेम हो जाएगी। तो अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर हमें करना है। तो यहाँ पर अर्निंग्स देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम अर्निंग, तो अर्निंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर 10 + 3 13 लैक्स। और आपके शेयर्स कितने हो जाएंगे, शेयर्स आपके एग्जिस्टिंग शेयर है 2 लाख रुपीज के पी लिमिटेड के, प्लस आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया कि आपके कितने शेयर होने वाले हैं, 46,250 आप और शेयर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 46,250 शेयर। तो 2,46,250 आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। अर्निंग से आपकी 13 लैक्स की। तो आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हो जाएगा, 13 लाख डिवाइड बाय 2,46,000, तो 5.2792। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 5.28, जिसको हम टिक कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन केस ऑफ क्यू लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट इट्स ईपीएस इज नॉट डिमिनिश्ड बाय द मर्जर, द रिलेवेंट एक्सचेंज रेशियो टू अचीव द सेम ऑब्जेक्ट शुड बी। तो अगर वो चाहती है क्यू लिमिटेड की उसका जो जो ईपीएस है वो डिमिनिश ना हो मर्जर के बाद, तो आपको क्या करना रहेगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपका ईपीएस डिमिनिश ना हो, तो आपका जो एक्सचेंज रेशियो है वो ईपीएस के बेसिस पे कर लोगे, तो आपका जो भी ईपीएस है वो डिमिनिश नहीं होगा। तो क्यू लिमिटेड को अपना ईपीएस डिमिनिश नहीं करना है, सेम रखना है मर्जर के बाद का। तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जो आपका ईपीएस के बेसिस पे स्वैप रेशियो है वही आपको यूज करना है। तो ईपीएस क्या था, पी का 5 और क्यू का 6, उसकी वजह से स्वैप रेशियो आया था 1.2। तो अगर 1.2 हमारा स्वैप रेशियो रहेगा, तो ना क्यू लिमिटेड का ईपीएस डिमिनिश होगा, ना पी लिमिटेड का ईपीएस डिमिनिश होगा। तो इसका आंसर रहेगा 1.20। तो ये एक और हमारा बीओएस का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यू है वो है सारे एमटीपी से, एमटीपी सीरीज 1 और एमटीपी सीरीज 2 से। तो करते हैं हमारे एमटीपी सीरीज 1 से स्टार्ट। यहाँ पर अगेन कुछ टेबल दे रखी है, टेबल को सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारे एमसीक्यू को। यहाँ पर दिया है टोटल एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड वाई एज ऑन 31 मार्च वुड बी अप्रोक्सीमेटली। टोटल एनएवी हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाई की। तो म्यूचुअल फंड वाई का डेटा ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले दिया है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट रहा है। फिर एनएवी कितना है परचेज के टाइम जो है 10.1, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर डिविडेंड आपको मिला है 0 रुपीज का। एनएवी एज ऑन 31 मार्च आपका रहा है 10 रुपीज का, तो आपका एनएवी कम हुआ है यहाँ पर। और इफेक्टिव यील्ड दे रखा है यहाँ पर 31 मार्च 2023 का 11.66। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसका डेट नहीं गिवन है, लेकिन इफेक्टिव एनएवी आपको गिवन है 31 मार्च 23 का। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये कभी भी हो सकता है साल के अंदर, हो सकता है 1 अप्रैल 2022 को हुआ हो, या हो सकता है 1 दिसंबर 2022 का हुआ हो, या 1 जनवरी 2023 का हुआ हो। तो कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो डेट का हमें यहाँ पर आइडिया नहीं है कि क्या डेट को इन्वेस्टमेंट हुआ है।
अब बात करते हैं टोटल एनएवी की। 31 मार्च 2023 को इसका एनएवी कैलकुलेट करना है। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दिया है कि इन्वेस्टमेंट आपने किया था 8 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर हम इसको 8 लाख लिख देंगे। आपको भी कैलकुलेटर में 8 लाख लिखना है, आपको 0000 लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर उस टाइम इसका एनएवी था कितना, 10.1 का। तो कितने यूनिट्स मिले होंगे इसको, तो सिंपल तरीका है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप। 8 लाख डिवाइड बाई 10.1, तो आपको 79,208 यूनिट्स मिले होंगे। अब आपको क्या करना है, आपका एनएवी रह गया है 10 रुपीज का। तो आपको इसको करंट कैलकुलेशन करना है वैल्यू का। तो 79,208 यूनिट्स थे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका करंट वैल्यू रहा है 7,92,079 का। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर 3, 7,92,709, ये है आज का वैल्यू। नेक्स्ट है टोटल यील्ड ऑफ एमएफ म्यूचुअल फंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वुड बी अप्रोक्सीमेटली। टोटल यील्ड हमें निकालना है म्यूचुअल फंड एक्स का। तो म्यूचुअल फंड एक्स पे चलते हैं फटाफट से। टोटल यील्ड मतलब टोटल अर्निंग कितनी हुई है म्यूचुअल फंड एक्स को। तो यहाँ पर दिया है डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है और एनएवी दे रखा है। तो सबसे पहले हम सेम एनालिसिस करेंगे म्यूचुअल फंड एक्स के अंदर। यहाँ पर मैं देता हूँ म्यूचुअल फंड वाई का नाम। अब यहाँ पर लेते हैं म्यूचुअल फंड एक्स को। यहाँ पर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट था 4 लाख का और एनएवी थी 10.3। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमको मिले थे, तो हमको यूनिट्स मिले थे 38,830 के यूनिट्स हमको मिले थे। अब इसका एनएवी कितना हो गया है, इसका एनएवी हो गया है 10.35। तो अब कितना वैल्यू हो गया है इसका, तो यहाँ पर आप देखिए 10.35 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आज का इसका वैल्यू है 4,01,940। तो आपको अगर इसमें रिटर्न कैलकुलेट करना है तो रिटर्न क्या होगा, जो करंट लेटेस्ट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 4,01,000, इसमें से माइनस कर दीजिए आपका कॉस्ट जो कि था 4 लाख। तो आपने कमाए हैं टोटल 1,940 रुपीज। ये मैंने लैक्स में फिगर ले रखा है इसलिए पॉइंट में आ रहा है। एग्जाम में भी आप इसी तरह से करिए ताकि आपको 0 लगाने की इशू ना हो। अब आपको इसमें डिविडेंड ऐड करना है। आपका डिविडेंड डिविडेंड आपको मिला है इसमें 9,000 रुपीज का। तो 9,000 रुपीज को मैं लिखता हूँ 0.09। तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आया है हमारे पास 10,940 का। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सबसे क्लोज वो है 10,941। तो इसको हम चाहे तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर वापस मिल जाएगा। तो इसको मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि सारा कैलकुलेशन अभी तक हम पॉइंट्स में कर रहे थे। तो इसको मैंने यहाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर मिलता है 10,942 का। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं टिक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज फॉर विच म्यूचुअल फंड एक्स इज हेल्ड वुड बी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर हमारे पास टोटल यील्ड आ गया था 10,942। अब हमें बताना है कि कितने दिन के लिए हमने म्यूचुअल फंड एक्स को होल्ड किया था। तो यहाँ पर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा कि इफेक्टिव यील्ड पर एनम दे रखा है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड को पूरे साल होल्ड करते तो 31 मार्च 2023 को आपको जो यील्ड मिलता वो होता 9.66%। ओके, तो 9.66% कितना होता आपका, तो मान लीजिए एनुअल यील्ड क्या है आपका, 4 लाख का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट था। 4 लाख मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.66% से, तो आपका इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं वापस से, तो आपका एनुअल यील्ड होता है 38,640, लेकिन आपका यील्ड रहा है 10,942। मतलब आपने साल के स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने कहीं बीच में इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो डेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप कैलकुलेट करोगे सबसे पहले पीरियड फैक्टर। पीरियड फैक्टर का मतलब आपने यील्ड कितना कमाया है और एनुअल यील्ड कितना होता, तो ये आपका पीरियड फैक्टर है। अब आपको इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में होते हैं 365 डेज। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 से, तो आपका डेज आ जाएगा 103.36 डेज। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 103 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया। समरी में आप जाएंगे अगर, जैसे मान लीजिए 108 का मैं समरी पे जाता हूँ, तो आपको समरी में भी सेम मिल जाएगा कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, टोटल यील्ड बाय एनुअल यील्ड इनटू नंबर ऑफ डेज, ताकि लास्ट डे पे रिवाइज करते टाइम आप इजीली इस फॉर्मूले को याद कर सके और इसका आंसर कर सके। फिर है नंबर ऑफ डेज फॉर विच म्यूचुअल फंड बाय हेल्ड फॉर। तो सेम हमें यहाँ पर करना है म्यूचुअल फंड वाई के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड वाई का हमने यहाँ तक कैलकुलेशन किया था। अब रिटर्न कैलकुलेट करना है म्यूचुअल फंड वाई का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 8 लाख में से
जो भी आपका आज का एनएवी है उसमें से आपका इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए, तो इतना आपको लॉस हुआ है। डिविडेंड आप देखते हैं कितना मिला है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड वाई में डिविडेंड आपका रहा है 0, तो यहाँ पर डाल देते हैं 0। टोटल आपको इतना लॉस हुआ है 7,920 का। इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करने पे आया 7,920.8। तो ये आपका टोटल यील्ड था। एनुअल यील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको 8 लाख को मल्टीप्लाई करना है आपके एनुअल यील्ड से। तो 8 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर अगेन 1 2 3 4 5 इंटू माइनस का 11.66%। तो आपका एनुअल लॉस होता है 93,280 का, बट आपको लॉस हुआ है 7,920 का। तो आपका फैक्टर क्या रहेगा, कितने साल के लिए आपने, कितने पीरियड के लिए आपने इसको होल्ड किया है, तो 7,920 डिवाइड बाय 93,280। तो ये आपका फैक्टर है। इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने इसको टोटल 31 डेज के लिए होल्ड किया है, तो यहाँ पर हम 31 डेज टिक कर देते हैं। तो ये आपका म्यूचुअल फंड बाय का आंसर भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एमटीपी सीरीज 1 का सेकंड केस सिनेरियो है ये। यहाँ पर भी कुछ टेबल दे रखी है, तो टेबल को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एमसीक्यू पे चलना है। सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क ऑफ द बॉन्ड इज। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन में। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क क्या होता है, मतलब कि आपका जो मार्केट प्राइस चल रहा है बॉन्ड का, कन्वर्टेबल बॉन्ड का, अगर उसमें से कन्वर्जन का ऑप्शन निकाल लेते हैं तो उसका प्राइस कितना गिर सकता है। तो अगर आप एक कन्वर्टेबल बॉन्ड में से उसका कन्वर्जन का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास मिलता है स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट केस सिनेरियो हमारा है अगेन एमटीपी सीरीज 1 का केस सिनेरियो 2। तो इसके अंदर हम केस सिनेरियो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क ऑफ द बॉन्ड। तो डाउन साइड रिस्क हमें कैलकुलेट करना है। तो डाउन साइड रिस्क क्या होता है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड का, वो कितना गिर सकता है, वो उसका डाउन साइड रिस्क है। तो कितना गिर सकता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये होता है कि अगर एक कन्वर्टेबल बॉन्ड में से आप उसका कन्वर्जन का ऑप्शन निकाल लोगे तो उसका क्या वैल्यू है, वो उसका होता है स्ट्रेट वैल्यू। एंड मार्केट प्राइस कभी भी उसके स्ट्रेट वैल्यू से ज्यादा नहीं गिर सकता है। तो इस केस में हमें परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क निकालना है। तो सबसे पहले हम डाउन साइड निकालते हैं। डाउन साइड कितना है इसका, यहाँ पर हम लिखते हैं डाउन साइड। इसका डाउन साइड है इसके अंदर 265 माइनस 235। 265 आपका मार्केट वैल्यू है और 235 आपका स्ट्रेट वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट वैल्यू आपको दिखेगा 265 का, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेट वैल्यू 235 का। तो इतना डाउन साइड हुआ। अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज आप या तो अपने मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हैं या फिर अपने स्ट्रेट वैल्यू पे निकाल सकते हैं। तो जनरली जो सही तरीका है वो है कि आप दोनों पे निकाल के लाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी दोनों पे कैलकुलेट करता है। तो आपके पास भी सही है कि आप दोनों पे कैलकुलेट करिए। तो 30 डिवाइड बाई 265, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो हमें ये देना है, अगर ये आंसर नहीं है तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इसको हमारे स्ट्रेट वैल्यू पे। तो स्ट्रेट वैल्यू है हमारा 235। तो ये हमारे दो आंसर है, इसमें से जो आंसर हमें मिलेगा वो हम आंसर इस एग्जाम में टिक कर देंगे। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर। तो 11.32 सबसे पहले चेक करेंगे, तो 11.32 यहाँ पर नहीं है बट 12.77 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का, तो आपको दोनों कैलकुलेट करना है और आपको और लिख के आना है कि बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, बेस्ड ऑन द स्ट्रेट वैल्यू। तो दोनों आप लिख के आएंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म ऑफ द बॉन्ड। कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, अभी जैसे हमने डाउन साइड कैलकुलेट किया है मार्केट प्राइस से, अब हमें कैलकुलेट करना है कि कन्वर्जन प्रीमियम कितना चल रहा है आपकी कन्वर्जन वैल्यू पे। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे मार्केट प्राइस और हम यूज करेंगे हमारा कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है हमारा, हमारे पास कितने शेयर हैं इस हमें कितने शेयर मिलने वाले हैं इस बॉन्ड से, प्लस उस शेयर का प्राइस क्या है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आपका कन्वर्जन वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर है इसके अंदर 20 और मार्केट प्राइस है इसका 12। तो 20 इंटू 12 कर देते हैं, तो ये आपका कन्वर्जन वैल्यू है। अब कन्वर्जन वैल्यू और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका कन्वर्जन प्रीमियम है। तो मार्केट प्राइस है आपका 265, तो आपका प्रीमियम कितना हुआ
प्रीमियम चल रहा है आपका 265 माइनस 240, तो आपका 25 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है इस बॉन्ड के ऊपर। अब इसका हमको कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है परसेंट में, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाय आपका कितना कन्वर्जन वैल्यू था, तो आपका आंसर था 10.417% विच इज 10.42। तो ये हमारा इसमें यहाँ पर आंसर हो गया कन्वर्जन प्रीमियम। नेक्स्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक की बात हुई है, बॉन्ड की बात नहीं हुई है, और कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालना है। तो स्टॉक के दो प्राइस होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस जो कि मार्केट में चल रहा है, एक है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कैसे निकलता है, इसके अंदर हम मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर जो आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपको हर शेयर जो मिलने वाला है उसका करंट मार्केट वैल्यू क्या है, जो कि कन्वर्जन पैरिटी क्या है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या सिंपल से आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, और मार्केट प्राइस इसमें किसका रहेगा, आपके बॉन्ड का। तो बॉन्ड का मार्केट प्राइस चल रहा था 265, डिवाइड कर दिया हमने इसको नंबर ऑफ शेयर से, तो आता है 13.25। तो हमारा आंसर है इसमें 13.25। नेक्स्ट है इफ यू वांट्स अ यील्ड ऑफ 15% द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे फॉर इस। तो अगर 15% का यील्ड चाहिए तो आप कितना पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड देयरफॉर रेजिंग फंड बाय इशूइंग ए कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ 10 करोड़ एंड इन्वेस्टर मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्ट in the bond of ABC. Mr. X has following data related to convertible bond. Data given below relates to a convertible bond. तो ये डेटा है हमारे पास, हमें चाहिए 15% का यील्ड। तो क्या करना होगा, हमें हमें हमारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा हमारे 15% के यील्ड से, और जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा होगा कन्वर्जन, वो हमारा यहाँ पर होगा मैक्सिमम प्राइस जो हम पे कर सकते हैं इस बॉन्ड का। तो सबसे पहले यील्ड के लिए क्या करना है, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय 250 कर दीजिए आप। तो कूपन रेट चल रहा है आपका 12% और फेस वैल्यू है 250 और पीरियड है 5 ईयर। तो 5 ईयर तक हम निकालेंगे इंटरेस्ट के कैश फ्लो। तो सबसे पहला है हमारा 250 इंटू 12%, तो ये हो गया हमारे 5 साल का इंटरेस्ट का कैश फ्लो, 30 30 30 और अगेन लास्ट में 30। अब जो हमें चाहिए एंड के अंदर कि हमारे पास एंड में क्या कैश फ्लो आएगा 15% के बेसिस पे, तो उसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू जो लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टर्मिनल वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा आपका फेस वैल्यू। तो आपका फेस वैल्यू आपको लेना है अपना रिडम्पशन वैल्यू इस बॉन्ड का, तो यहाँ पर ले लीजिए 250। तो ये हमारे कैश फ्लो हो गए कि फर्स्ट मिलेंगे हमें 30 30 30 फर्स्ट 4 ईयर में, फिर मिलेगा हमें 250 प्लस 30। तो इनको साथ में कर लेते हैं हम एक ही जगह, तो ये हो जाता है हमारा 280 का कैश फ्लो। अब हमें इनको डिस्काउंट करना है 15% से, ताकि हमें हमारा मैक्सिमम प्राइस मिल सके। तो आपको कैसे करना है, आपको 1.15 लेके पीवी फैक्टर निकाल के यहाँ ऐड करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास एक्सेल, तो मेरे पास एक इजी ऑप्शन है कि पीवी फॉर्मूला यूज करके मैं सबसे पहले रेट ले लूंगा। रेट है मेरे पास 15% का, ईयर है मेरे पास टोटल 5, हर साल मुझे मिल रहा है 30 का, और एंड में मुझे मिल रहा है 250 का पेमेंट। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा इजीली। तो यहाँ पर आता है 224 मेरे पास, तो 224 मेरा इसके अंदर आंसर रहेगा। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर हर साल का पीवी फैक्टर लेना है। जैसे फर्स्ट साल का पीवी फैक्टर रहेगा आपका 1/1.15, सिमिलरली सेकेंड साल का आपका पीवी फैक्टर रहेगा 1/1 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 2। सिमिलरली आपको ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है पीवी फैक्टर और उसका मल्टीप्लाई करके आपका भी आंसर आएगा 224.86। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है केस सिनेरियो 3, द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यू फॉर क्लाइंट ए। तो क्लाइंट ए के लिए हमें फिक्स्ड इनकम एवेन्यू की सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है, तो क्या मेन फैक्टर हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा केस सिनेरियो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है सपोज यू आर ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड यू हैव फॉलोइंग 3 क्लाइंट्स। तो आप एक कंसल्टेंट है, आपके पास 3 क्लाइंट आए हैं एडवाइस के लिए ऑन द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन सिक्योरिटी। ऑल 3 क्लाइंट हैव डिफरेंट बैकग्राउंड एंड रिस्क एपेटाइट एज वेल एज परसेप्शन टू द मार्केट। तो अब तीनों क्लाइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाइंट ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम एवेन्यू, उन्हें फिक्स इनकम सिक्योरिटी में करना है, और वो क्या क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल रेशियो। तो उनका दो चीजों पे फोकस है,
क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल रेशियो पे, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज, अर्निंग पावर एक्सेट्रा एंड द जनरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं कि क्या मेन फैक्टर रहना चाहिए मिस्टर क्लाइंट ए के लिए। तो क्लाइंट ए का आप देखोगे कि वो क्रेडिट रेटिंग पे देख रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियो पे देख रहे हैं, और फाइनेंशियल में भी इंटरेस्ट कवरेज की, मतलब इंटरेस्ट कवरेज की क्या कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाती है कि नहीं कर पाएगी, जो उसके पास कैश फ्लो आ रहे हैं। तो उनका मेन फोकस आप देखोगे तो वो है क्रेडिट की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनके लिए कि उनको क्या देखना चाहिए, YTM, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड या लिक्विडिटी, तो वो रहेगा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, क्योंकि वो एक सेफ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल रेशियो एनालाइज करके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे, द मेन फैक्टर टू बी इवेल्युएटेड इन सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर क्लाइंट बी। क्लाइंट बी के लिए क्या रहेगा, तो क्लाइंट बी को भी चाहिए एक अर्न फिक्स इनकम, उनको एक फिक्स इनकम चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम बाय होल्डिंग द सिक्योरिटी टिल इट्स मैच्योरिटी। तो यहाँ पर वो होल्ड करने वाले हैं अपनी पूरी सिक्योरिटी को मैच्योरिटी तक, और उनको चाहिए एक फिक्स इनकम। तो उनके लिए क्या सही रहेगा, उनके लिए सही रहेगा यील्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है मैच्योरिटी के एंड तक। फिर चाहिए इफ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, देन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर। तो वीक फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, मतलब देयर इज अ मिसमैच। अगर मिसमैच चल रहा है तो आपको क्या करना होता है, आपको फंडामेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है कि इसका इतना इंट्रिंसिक वैल्यू है और इतना मार्केट वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको उसको बाय करना है, अगर नहीं तो आपको उसको सेल करना है। तो कभी भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा अगर आपके प्राइसेस सही प्राइस शो नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपको ट्राई करना है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो इसका आंसर है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्लाइंट सी क्या चाहता है, आप अपने नॉलेज की वजह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब ये जो एमसीक्यू है ये है लास्ट एमसीक्यू एमटीपी सीरीज 1 का, केस सिनेरियो 4। तो इसके लिए क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय एईएस लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ डीएनएफ वुड बी। तो यहाँ पर कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। AES Limited wants to acquire DNF and has offered a swap ratio of 1:2.5 share for every 1 share of DNF Limited. Following information is provided. तो 0.5 शेयर इशू करना है हमें फॉर एवरी शेयर ऑफ DNF लिमिटेड। तो यहाँ पर कितने शेयर इशू होने वाले हैं, DNF के पास टोटल शेयर है 3,60,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,80,000। तो इसका आंसर होगा 1,80,000, बहुत सिंपल आंसर था। अब द EPS ऑफ AES लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, तो EPS का फॉर्मूला भी सिंपल है, दोनों की अर्निंग को आपको ऐड करना है 36 लाख और 7.2 और दोनों की शेयर्स को। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों की अर्निंग क्या रहेगी। तो दोनों की अर्निंग्स यहाँ पर रहेगी 36 लाख प्लस 7.2 लाख, ये तो हो गई अर्निंग। अब चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अभी है 12 लाख AES के, और हम इशू करने वाले हैं 1.8 लाख और, तो इतने हो जाएंगे टोटल शेयर। अब EPS के लिए करना है अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आएगा आपका 3.13। तो ये हमारा आंसर रहेगा, इसको टिक कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ DNF, अब DNF का इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो EPS आया है मर्ज्ड फर्म का, उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा हमको उनके स्वैप रेशियो से, ताकि उनको उनका EPS मिल सके। तो ये आया था हमारा EPS, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे स्वैप रेशियो से जो कि था 0.5, तो हमें मिल जाएगा आंसर 1.56, जो कि है इक्विवेलेंट EPS ऑफ DNF। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे भी तो DNF के 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिला था, अब उन 2 शेयर मर्ज होकर नया 1 शेयर बना है, तो नाउ उन 2 शेयर का EPS क्या है 3.13। अब उस 1 शेयर का EPS निकालेंगे तो 3.13 डिवाइड बाय 2 करेगा तो भी आपको 1.57 मिल जाएगा। तो ये इसका एक लॉजिक है आंसर का। इफ AES लिमिटेड P मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज देन इट्स एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द एक्विजिशन। तो अगर पी मल्टीपल सेम रहता है 10 टाइम्स रहता है, तो आपका जो भी आया था पहले का EPS उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, तो आंसर था 31.30। तो इसका आंसर क्या रहेगा 31.30। तो ये एक और हमारा एमटीपी का एमसीक्यू हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है हमारे एमटीपी सीरीज 2 के क्वेश्चंस, तो करते हैं फटाफट से इनको भी सॉल्व, और फिर हमारे सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हो जाएंगे कंप्लीट, और फिर हम चलेंगे हमारे इंडिविजुअल एमसीक्यू पे। तो यहाँ पर निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अल्फा लिमिटेड शेल अप्रोक्सीमेटली बी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है अल्फा लिमिटेड का। तो ऊपर से फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए आएंगे हम। ड्यूरिंग वन बिजनेस मीटिंग एट XYZ लिमिटेड, one of the member pointed out that while evaluating the performance of any company, one should not only see its operating income but should also analyze the capital structure as well। तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन हो रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी एनालाइज करना है। तो ये अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन हाईलाइट करके चलते हैं।
Weighted average cost of capital changes on the basis of capital structure, keeps all other factors unchanged. He presented data relating to three companies, alpha, beta, gamma, whose operating income are equal but their capital structure are different. तो तीनों का ऑपरेटिंग इनकम सेम है लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो चलते हैं इधर. सबसे पहले टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल 20 लाख का और डेट टू एसेट रेशियो 0.8 का. इसका मतलब 80% डेट है, बचा 20% इक्विटी हो गया. शेयर आउटस्टैंडिंग है 61,000, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है 0.16, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.26 और ऑपरेटिंग इनकम है ईबिट 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख तीनों का सेम है. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं अल्फा की. सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि डेट और इक्विटी का मिक्स क्या है. तो सबसे पहले डेट का मिक्स निकालना है और इक्विटी का निकालना है. डेट का मिक्स दे रखा है इसके अंदर आपको 80% और इक्विटी आपका रिमेनिंग हो जाएगा 20%. अब डेट की कॉस्ट क्या है, यहाँ पर प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ दे रखी है 15% और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर टैक्स रेट मिलेगा 35%. तो हमको पोस्ट टैक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पर आपका डेट का कॉस्ट क्या आएगा, इक्वल टू 16%. इसको हमको इस पे से हमको टैक्स माइनस करना है तो 1 माइनस 0.35. तो यहाँ पर आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा. आपका इफेक्टिव कॉस्ट है 10.4% और इक्विटी का कॉस्ट अगर आपको दे रखा है तो वो है 26%. इसको भी परसेंट में कर लेते हैं हम लोग. तो ये आपका हो गया है यहाँ पर वेट. इसको बड़ा कर लेते हैं और ये आपका हो गया कॉस्ट. तो अब इसका हमें निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो मल्टीप्लाई कर लेंगे वेट को उनके कॉस्ट से. तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा करना रहेगा, 13.52%. तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा 13.52%. इसको टिक कर लेते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर बीटा लिमिटेड इज. हमें कैलकुलेट करना है कि इकोनॉमिक वैल्यू एड कितना हुआ है. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारा नोपैट. तो नोपैट माइनस, हम लोग अगर माइनस करते हैं हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें से, तो हमें मिलता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला उसका, ईवीए इक्वल टू नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल. तो ये होता है हमारा फॉर्मूला. अब सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे नोपैट. तो नोपैट क्या होता है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, सॉरी, नोपैट का हमारा फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इबिट इनटू 1 माइनस टैक्स. तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे नोपैट को. यहाँ पर इबिट दे रखा है 5 लाख का. तो 5 लाख ले लिया यहाँ पर. इसमें से हमको टैक्स माइनस करना है 1 माइनस 0.35. तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा. तो हमारा नोपैट आता है 3,25,000 का. अब हमें कैलकुलेट करना है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है बीटा लिमिटेड का. तो यहाँ पर हमें इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमारे पास अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है बीटा का, तो वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले चलते हैं इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए. तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे. हम ये कॉपी कर लेते हैं हमारा यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने अल्फा के लिए लगाया था यहाँ पर. तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम डेट कितना है इसके अंदर. बीटा में है डेट 50% और इक्विटी है 50%. क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देखोगे डेट टू एसेट रेशियो है 50%, तो सेम डेट का परसेंट रहेगा 50 और इक्विटी भी रहेगा 50.
फिर दिया है कॉस्ट ऑफ डेट है 13%, तो यहाँ पर हमें लेना है 13, तो यहाँ पर 13% माइनस टैक्स कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेट आएगा 8%, और इक्विटी का कॉस्ट दिया है यहाँ पर 12%, तो इनको हाईलाइट कर लेते हैं यहीं पर 13 और 22%। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए वेट को मल्टीप्लाई करना रहेगा इनसे, कॉस्ट से, तो 4.25, और ये आ गया, इन दोनों का कर लेते हैं सम, तो सम आता है 15.225%। तो ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है। अब हमें क्या करना है, हमारे नोपैट में से माइनस करना है हमें हमारा वैक इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल, ताकि हमें मिल सके हमारा ईवीए। तो हमारा वैक कितना आया था 15.225, इसको मल्टीप्लाई करना है इन्वेस्टेड कैपिटल से जो कि है 20 लाख, तो 20 1 2 3 4 5, तो इतना आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि है 3,04,500, और इतना था आपका नोपैट जो कि है 3,25,000। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका रहेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। टोटल आपने ऐड कितना किया है वैल्यू 20,500 का, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम फॉर्मूला आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं एमसीक्यू समरी में। तो एमसीक्यू नंबर 135 पे आते हैं हम लोग, तो यहीं पर आपको हमारा मिल जाएगा 122 121। तो 120 में क्या लिखा है, नोपैट इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू वैक, और नोपैट का फॉर्मूला है ईबीट माइनस टैक्स परसेंट। तो सेम आप एग्जाम से पहले पढ़ के जा सकते हैं ताकि इशू ना हो आपको याद कर रखने में। फिर प्राइस पर शेयर ऑफ गामा लिमिटेड शेल बी, तो हमें प्राइस पर शेयर निकालना है। तो प्राइस पर शेयर के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले वहां पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप एन में देखेंगे तो हमें मिला है पी रेशियो जो कि है 11x का, तो हमें निकालना है ईपीएस, उसकी वजह से निकल जाएंगे हम लोग प्राइस। तो गामा लिमिटेड की बात हुई है यहाँ पर, तो गामा लिमिटेड का पी आपको सबसे पहले ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस कैसे निकालेंगे आप, ईपीएस के लिए आपके पास ईबिट दे रखा है, तो ईबिट में से आपको माइनस करना रहेगा इंटरेस्ट और टैक्स, फिर आपको डिवाइड करने नंबर ऑफ शेयर ताकि आपको मिल सके आपका ईपीएस। तो इजी कैलकुलेशन है ये भी आपके पास। 5 लाख आपका है टोटल ईबिट, इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपका कितना होने वाला है, इंटरेस्ट आपका रहने वाला है 0.2, मतलब 20% आपका डेट है। डेट 20% किसका है, 20 लाख का, तो 20 लाख इंटू 20% आएगा आपका 4 लाख। तो 4 लाख का डेट है और 4 लाख पे आपकी कॉस्ट चल रही है 15% की, तो इंटरेस्ट कितना रहेगा मेरा 4 लाख इंटू 15%, तो ये होता है 60,000। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आने वाला है यहाँ पर, जिसको ईबीटी कहा जाएगा 44,40,000। इसमें से टैक्स माइनस किया जाए तो टैक्स आपका रहेगा 35%, तो इतना आपका टैक्स है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपके पास शेयर्स कितने हैं अभी, शेयर्स है आपके पास 1 लाख के, तो आपका रहने वाला है ईपीएस 2.86 का, तो ये पैट या आप इसको बोल सकते हैं अर्निंग, और ये आपका हो गया ईपीएस। अब ईपीएस को आपको मल्टीप्लाई करना है पी रेशियो से, तो पी रेशियो आपका 11 है, तो 11 इंटू 2.86, तो आपका प्राइस आ जाएगा यहाँ पर 31.46 का। 31.46 हमें देखना है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर 31.46 ये रहा। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अल्फा लिमिटेड, मार्केट कैप निकालना है हमें अल्फा लिमिटेड का। तो अगेन हमें अल्फा का पीई कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में। अब हाँ, हमें अल्फा का सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर प्राइस, और फिर वो प्राइस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलते हैं यहाँ पर, अगेन सेम रहेगा यहाँ पे, ये तो हमने कैलकुलेट किया था गामा का, अब कैलकुलेट करना है हमें अल्फा का। तो ईबिट दोनों का सेम है 5 लाख 5 लाख। अब हमें चलना है इसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 80% डेट है, तो 80% ऑफ 20 लाख होगा, 16 लाख का डेट है और रेट है 16%, तो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं 16 लाख इंटू 16%, तो आपका डेट रहेगा 2,56,000 का। अब इसको माइनस करेंगे हम हमारे ईबिट में से, तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आता है 2,44,000। अब इसमें से माइनस करना है हमें टैक्स को, तो -35% हमारा टैक्स है, तो 85,400 का टैक्स आता है, और दोनों का जो सम रहेगा
ये है हमारा पैट और अर्निंग। और नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास कितने हैं, 61,000 के शेयर है हमारे पास। तो आप चाहें तो यहाँ पर ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,58,600 डिवाइड बाय 61,000, और हमारा पीई रेशियो रहेगा सेम। तो इन दोनों का अगर आप करते हैं सम तो आपको मिलता है 28.6 का मार्केट प्राइस। अब 28.6 तो हमारा हो गया प्राइस, हमें निकालना है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या रहेगा, शेयर्स इंटू प्राइस। तो शेयर्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्राइस को, 28.6 इंटू शेयर से 61,000, तो 17,44,600 का हमारा है मार्केट कैप। तो ये हमारा आंसर हो गया इस केस में। फिर चलते हैं ईपीएस ऑफ बीटा लिमिटेड। तो सेम हमने जो फॉलो यहाँ पर किया था अल्फा के लिए, सेम हमें बीटा के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। बीटा मार्केट ईबिट सेम है तीनों का। फिर यहाँ पर है 50%, मतलब 20 लाख का 0.5 रहेगा, 10 लाख का डेट, डेट पे कॉस्ट है 13% की। तो यहाँ पर लेना है हमें 10 लाख इंटू 13%, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो ये आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से मल्टीप्लाई निकालना है हमें टैक्स का खर्चा, तो -30% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -35%, ये आपका टैक्स हो गया। अब दोनों का सम लेंगे हम, तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है हमारा अर्निंग। अब इसको डिवाइड करेंगे हम शेयर से, तो शेयर्स आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है 83,000 के शेयर, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो 83,000, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ईपीएस आने वाला है अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जो कि 2.89 है। तो सेम यहाँ पर 2.90 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस सिनारियो का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट केस सिनारियो पे। तो नेक्स्ट केस सिनारियो हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैंक में एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर ऑफ डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड द कस्टमर इज रेडी टू बियर द लॉस एनी कंसिस्टिंग ऑफ। तो यहाँ पर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बात हो रही है अर्ली डिलीवरी की, क्योंकि कस्टमर डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर डिलीवरी चाह रहा है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बिफोर ड्यू डेट। तो भले ही मैं इसको ना पढ़ूँ क्वेश्चन को, तो भी इसके वजह से मैं आंसर दे सकता हूँ इजीली, कि अगर कोई कस्टमर जाता है बैंक के पास अर्ली डिलीवरी लेने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको देना पड़ता है स्वैप डिफरेंस, प्लस उसको देना पड़ता है अपना इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, प्लस फिक्स चार्जेस इफ एनी। तो ये तीनों चीजें उसको देनी पड़ती है बैंक को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी। हम ऊपर का पढ़ भी लेते हैं एक बार आपके लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2023 मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बीएनपी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हुआ है कि सेल करने हैं यूएसडी डॉलर 1 लाख, और कब करने हैं 31 दिसंबर को। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 1 अक्टूबर को, और सेल करना है हमें 31 दिसंबर को, विच इज 3 मंथ्स आफ्टर द करंट डेट। नाउ प्राइस क्या डिसाइड हुई थी, 85.40 की प्राइस डिसाइड हुई थी। However, due to request of the importer, Mr. X received the amount on 28 नवंबर। तो मिस्टर एक्स एक महीने पहले आ चुके हैं 28 नवंबर को पैसा लेने। मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर बिफोर द ड्यू डेट। द इंटर बैंकिंग रेट इन 28 नवंबर वाज एज फॉलो। तो 30 नवंबर को डिलीवरी हुई है, और 28 नवंबर को उन्होंने आए हैं बैंक के पास। तो 28 नवंबर की डेट ये रही, रेट ये रही, प्लस 1 मंथ प्रीमियम, मतलब एक महीने बाद की प्रीमियम क्या चल रही है। कंसिडर 365 डेज हमें कंसिडर करने हैं, और लैंडिंग रेट है यहाँ पर 12% का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक बार का पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन केस ऑफ अर्ली डिलीवरी बैंक शेल चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड एट रेट नॉट लेस देन। तो क्या रेट पे चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो प्राइम प्रीवेलिंग प्राइम लैंडिंग रेट चल रही है उस पर चार्ज होगा, तो जो कि है 12%। तो नेक्स्ट है कि स्वैप डिफरेंस क्या रहेगा यूएस डॉलर 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे। तो स्वैप डिफरेंस क्या रहता है उसका फॉर्मूला। स्वैप डिफरेंस में हम देखते हैं कि बैंक आज क्या रेट पे सेल कर रहा है इंटर बैंकिंग पे, और फ्यूचर में क्या रेट पे उसको बाय करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसको हम एक बार यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर है हमारे पास मिस्टर एक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे 1 अक्टूबर को, कि उन्हें सेल करना है अपने यूएस डॉलर को, और बैंक करेगा इसको बाय। किस डेट का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 31 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट किया था 85.4 की रेट पे। तो बैंक सेम 85.4 पे करने वाला था मिस्टर एक्स से बाय। लेकिन सेम यहाँ पर बैंक का कॉन्ट्रैक्ट था एक्स के साथ, और बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट और किया होगा इंटर बैंक में। तो बैंक यहाँ पर करने वाला था सेल, जो भी उनसे कस्टमर एक्स से बाय करेगा, और इंटर बैंक को करेगा बाय। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स और बैंक के बीच में, कि एक्स करेगा सेल तो बैंक को करना पड़ेगा बाय। अब बैंक ने जहाँ पे जो बाय किया है यूएसडी, उसी चीज को बैंक को वापस इंटर
बैंक में सेल करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को बैंक करने वाला था इसको सेल। तो यहाँ पर जो रेट है वो हमें नहीं पता कि क्या रेट पे बैंक सेल करता है या क्या रेट पे इंटर बैंक बाय करता, तो इस रेट को हम यहाँ से निकाल देते हैं। बट अब क्या सिनारियो हो चुका है, इसी सिनारियो को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब मिस्टर एक्स आ गए हैं 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर को क्या होगा, 85.4 पे बाय होगा बैंक का। और अब हमें निकालना है स्वैप डिफरेंस। तो स्वैप डिफरेंस कैसे निकलेगा, बैंक को करना पड़ेगा सेल 28 नवंबर पे, तो सेल कितने पे होगा, सेल होगा कम रेट पे। तो कम रेट है यहाँ पे 85.22, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 85.22 सेल रेट जो रहेगा हमारा। प्लस इंटर बैंक में क्या बाय होगा, ये जो बाय होगा अब ये बैंक करेगा 31 दिसंबर को। तो 28 नवंबर को किया है इन्होंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट, और एक और कॉन्ट्रैक्ट करेगा बैंक 31 दिसंबर को बाय करने का इंटर बैंक में। तो ये किस रेट पे होगा, ये होगा आपका 85.27 प्लस प्रीमियम। तो आपका प्रीमियम क्या है, इक्वल टू 85.27 प्लस आपको प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा आपका 0.15 का। तो ये आपका हो गया सेल और बाय, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 85.4 माइनस 85.2, 0.2 का डिफरेंस है, और 1 लाख का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। तो नेट जो स्वैप डिफरेंस आया है आपका, आया है $20,000 का। तो 20,000 नॉट $20,000, ये आया है आपका 20,000 रुपीज का। 20,000 रुपीज का स्वैप डिफरेंस है, जो कि कस्टमर को होने वाला है लॉस। नाउ निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड शैल बी अप्रोक्सीमेटली। तो कितना इंटरेस्ट ऑन आउटले होने वाला है बैंक को, तो बैंक को बाय करना है 85.4 में, और इंटर बैंक में उसको सेल किया है उसने 85.22 में। तो क्योंकि बाय प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस से, तो बैंक को हुआ है एक्स्ट्रा आउटले। तो कितना एक्स्ट्रा आउटले हुआ है बैंक का, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इस कैलकुलेशन को, कि उसने बाय किया है 85.4 में, लेकिन सेल किया है उसने 85.22 में। तो इतना उसका एक्स्ट्रा आउटले ऑफ फंड हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1 लाख से, जो कि हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट है, तो हमारा आएगा 18,000 का एक्स्ट्रा आउटफ्लो हुआ है। इस पे निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल डिवाइड बाय, इस इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले रेट ले लेते हैं, रेट रहेगा 12%। अब डेज कैलकुलेट कैसे होंगे, डेज कैलकुलेट होंगे हमारे जिस दिन पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है 28 नवंबर से, तो आपको डेज कैलकुलेट करने हैं 28 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर ट्रांसफर एक्चुअली हुआ है 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर से हमें कैलकुलेट करने हैं डेज। तो मान लीजिए 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपके होते हैं 31 डेज। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार 12% स्टार 31 डिवाइड बाई 365। तो आपका आंसर आता है 183 रुपीज का आपका होने वाला है इंटरेस्ट का चार्ज। तो इंटरेस्ट को आप यहाँ पे कर दीजिए इंटरेस्ट पेबल बाय एक्स। तो नेट इनफ्लो कितना होगा मिस्टर एक्स को अप्रोक्सीमेटली, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है हमें, उसमें हमें लेना है नेट इनफ्लो, जो कि 1 लाख इंटू 85.4 रहेगा जो डिसाइडेड रेट है। उसमें डिफरेंस हो जाएगा माइनस स्वैप का, और माइनस हो जाएगा आपका इंटरेस्ट चार्ज। तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा इस केस में कि $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, रेट था 85.4, तो कितना इनफ्लो होता है आपको 1 लाख इंटू 85.4, तो 85,40,000 का इनफ्लो था। इसमें से आपको माइनस करना है आपका स्वैप चार्जेस, स्वैप डिफरेंसेस, प्लस माइनस करना है आपको अपना इंटरेस्ट। तो आपका सम आ जाएगा यहाँ पर 85,19,817। तो ये आपका नेट इनफ्लो है मिस्टर एक्स को। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन सीरीज 2 का। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन केस सिनारियो बेस्ड, और इसके बाद बचेंगे हमारे एमसीक्यू, इंडिविजुअल एमसीक्यू। तो चलते हैं इसके अंदर। तो ये एक नया कंसेप्ट पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पूछा है, बिफोर अप्लाइंग द मल्टीलैटरल नेटिंग इट इज नेसेसरी टू अप्लाई। तो बिफोर आप मल्टीलैटरल नेटिंग अप्लाई करें, उससे पहले आपको अप्लाई करना होता है बाईलैटरल नेटिंग। तो अगर किसी दो कंपनी का ट्रांजेक्शन है, तो उनको पहले खुद को सेटअप करना होता है, उसके बाद मल्टीलैटरल पे जाना चाहिए।
तो ये सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट है हमारा, थ्रू मल्टीनेशनल नेटिंग दीज ट्रांसफर विल बी रिड्यूस टू। तो अब ऊपर की बात हुई है तो ऊपर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो यूएस पेरेंट कंपनी हैज सब्सिडरी, तो यूएस की 4 सब्सिडरी है इंडियन कंट्रीज में। अमाउंट टू एंड फ्रॉम द एफिलिएट इज कन्वर्टेड इनटू कॉमन करेंसी, तो यूएस डॉलर में सारा कन्वर्जन हो चुका है। एंटर्ड इन द फॉलोइंग इन मैट्रिक्स, इंटर सब्सिडरी पेमेंट मैट्रिक्स यूएस डॉलर 1000, तो $1000 में दे रखी है ये मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 कंपनियां, यहाँ पर 4 एंटिटी यहाँ है और 4 एंटिटी यहाँ है सेम। और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर तो लिखा है पेइंग एफिलिएट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रांस के साथ कितना पेमेंट है? 0, क्योंकि वो ऑब्वियस है, फ्रांस के साथ कुछ भी पेमेंट और रिसीव नहीं हो सकती। फ्रांस का जर्मनी को कितना पे करना है? 120। फ्रांस को यूके को कितना पे करना है? 160। फ्रांस को इटली को कितना पे करना है? 200। टोटल पेमेंट फ्रांस को करना है 480 का, और टोटल रिसीव कितना करना है? तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखा है रिसीविंग। तो फ्रांस को रिसीव करना है जर्मनी से 80, यूके से 120, इटली से 200, तो टोटल होता है 400। तो ये होता है फ्रांस का पेइंग और ये होता है रिसीविंग। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स को पढ़ना है। अब हमें समझना है कि मल्टीनेशनल नेटिंग में ट्रांसफर कैसे कम हो जाएंगे। मल्टीनेशनल नेटिंग में क्या होता है कि एक तरीका है कि सब कंपनी अपने आपस में ट्रांजेक्शन करते रहे, कि फ्रांस जर्मनी को 120 भेजे, फिर फ्रांस जर्मनी से 80,000 ले ले, फ्रांस यूके को 160 भेजे, और फ्रांस यूके से 120 के रिसीव कर ले। तो ये तो हो गया आपका सिंगल इंडिविजुअल नेटिंग। लेकिन मल्टीनेशनल नेटिंग का फायदा क्या है कि जो पेरेंट कंपनी है वो आपको नेटिंग करके देगी। तो आपने क्या किया कि सारी कंपनियों ने अपना अपना डेटा भेजा पेरेंट कंपनी को। फ्रांस ने बोला कि मेरे को जर्मनी से चाहिए 120, मेरे को यूके से चाहिए 160, और फ्रांस को देने हैं जर्मनी को 80, यूके को 120। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट किया पेरेंट कंपनी ने। अब पेरेंट कंपनी क्या करेगा? पेरेंट देखिएगा टोटल टोटल क्या होता है। तो फ्रांस को टोटल पे करना है 480 और रिसीव करना है 400। तो वो क्या करेगा कि वो कलेक्ट कर लेगा, अपनी पेरेंट कंपनी कलेक्ट करेगा फ्रांस से कितना? 80,000। और उसी तरह जर्मनी से कितना कलेक्ट होगा? जर्मनी को 260 पे करना है और रिसीव करना है 360, तो जर्मनी को मिलेगा 100,000। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल एंटिटी का डेटा कलेक्ट करेगा पेरेंट कंपनी, और फिर वो इंटरनल ट्रांजेक्शन करवा देगा ताकि इजीली उनका ट्रांसफर हो जाए और इतना सारा ट्रांजेक्शन अवॉइड हो जाए। तो इस केस में क्या होना है वो चलते हैं हम यहाँ पर। पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस का पेमेंट कितना है आपके पास? फ्रांस का पेमेंट है 480 का, और उसका रिसिप्ट है 400 का। तो फ्रांस का नेट कितना होता है? 80,000। तो 80,000 का फ्रांस को क्या करना है? पेमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी का पेमेंट है टोटल 260 का। तो 260 कहाँ से मिला मुझे सर? 260 मुझे यहाँ से मिल रहा है। और जर्मनी को रिसीव कितना करना है? 360। तो जर्मनी का रिसीव है 360। तो यहाँ पर जर्मनी को नेट कितना पे करना है? नेगेटिव में 100, मतलब जर्मनी को करना है रिसीव। अब चलते हैं यूके की तरफ। तो यूके का सेम करेंगे हम, 320 करना है पे, और रिसीव करना है 420। तो 420 रहेगा रिसीव। कितना हुआ नेट पेमेंट? नेट पेमेंट अगेन -100, मतलब यूके को मिलने वाले हैं 100,000। अब इटली का लास्ट देख लेते हैं। इटली का है 500 का पेमेंट और 380 का रिसिप्ट। तो इटली को नेट कितना पे करना है? इटली को पे करना है 120। तो आप टोटल करोगे यहाँ पर तो टोटल मिलेगा आपको 0, क्योंकि नेट सबको 0 होना है। तो इतना इतना फ्रांस को पे करना है, जर्मनी को रिसीव होना है 100, यूके को होना है रिसीव 100, और इटली को पे करना है 120। तो इसमें पेरेंट कंपनी क्या करने वाला है? पेरेंट कंपनी बोलेगा कि फ्रांस को पे, फ्रांस डायरेक्टली पे कर देगा जर्मनी को 80, और जो इटली है वो 20 पे कर देगा जर्मनी को, और बाकी 100 पे कर देगा यूके को। तो इस तरह से उनका ट्रांसफर कितना बच गया। तो इस समय उनको कितना पेमेंट करना है टोटल? अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट कॉलम ले लूँ आपके लिए, पेमेंट कितना रहेगा? पेमेंट रहेगा टोटल 80 प्लस 120 का, और सेम रिसिप्ट कितना रहेगा आपका? जो कि सेम अमाउंट होगा, जितना आप पे करोगे उतना ही आप रिसीव करने वाले हो। तो आपका रिसिप्ट रहेगा 100 और 100 का, 200 का। तो इस वजह से आपका ट्रांजेक्शन, मल्टीनेशनल नेटिंग ट्रांजेक्शन विल बी रिड्यूस टू। तो कितना ट्रांसफर हुआ? केवल 200,000 का पेमेंट और रिसिप्ट हुआ। तो आंसर है इसका $200,000। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज से बात होती है, तो द नेट पेमेंट ऑफ रिसिप्ट फॉर फ्रांस आफ्टर नेटिंग ऑफ शेल बी। तो फ्रांस को कितना करना है? फ्रांस को 80,000 ही पे करना है। तो यहाँ पर हम 80,000 का नेट पेमेंट टिक कर लेते हैं। तो नेट पेमेंट ऑफ 80,000। नेक्स्ट है द नेट पेमेंट रिसिप्ट ऑफ इटली आफ्टर नेटिंग ऑफ। तो इटली का कितना आया था? 120,000 का पेमेंट। तो नेट पेमेंट ऑफ 120,000, इसको टिक कर लेते हैं।
अब चाहिए लास्ट क्वेश्चन, सपोज इफ ट्रांसफर चार्ज इज 0.01% ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर, देन बाय अप्लाइंग द मल्टीलेटरल नेटिंग टेक्निक देयर विल बी रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बाय। तो अगर हम लोग ये मल्टीलेटरल नेटिंग नहीं करते तो कितना हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, तो कितना सेविंग हुआ है हमें वो देखना है। तो अभी हम ट्रांसफर करें टोटल 200,000 का, अगर मल्टीलेटरल नेटिंग नहीं होता तो कितना ट्रांसफर होता, वो होता 1560 का। तो ये 1560 का अमाउंट कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है कि फ्रांस ट्रांसफर करता है 480 के, जर्मनी ट्रांसफर करता है 260, इटली ट्रांसफर करता है 320 और यूके ट्रांसफर करता है 320 और इटली करता है 500। तो टोटल होता है 1560 और इतने ही सब लोग रिसीव भी करते हैं। तो इस तरह से टोटल ट्रांसफर 1560 का होता, लेकिन अभी केवल 200 का हुआ है। तो कितना सेविंग हुआ है हमारा, तो 1560 में हमारा कॉस्ट लगता 0.01% के हिसाब से, इंटू कर लेते हैं हम इसको 0.01%, तो हमें लगता है 0.156 का कॉस्ट। और अभी हमने किया 200 का ट्रांजेक्शन, तो हमें कॉस्ट लगा है 0.02 का। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं डॉलर थाउजेंड में। तो इसको हम लोग लेते हैं, नेट सेविंग कितना हुआ है, नेट सेविंग हुआ है 0.156 माइनस 0.02, इनको कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो आपने टोटल कितने पैसे बचाए हैं, तो आपने बचाए हैं $136। तो यहीं पर आपको टिक कर लेना है अपना आंसर, जो कि है US डॉलर 136। तो ये हो गया हमारे लास्ट केस सिनेरियो का भी आंसर। और सेम केस सिनेरियो की समरी आपको मिल जाएगी हमारे एमसीक्यू समरी में। तो 2 पेज में हमने इसको समराइज भी कर रखा है कि क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए हैं, ताकि आप लास्ट में पढ़ सके। अब हमारा बचता है इंडिविजुअल एमसीक्यू, जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए रहेगा तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर पाएंगे। और आप चाहे तो उसको डायरेक्टली भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछे नहीं है एमटीपी में और आरटीपी में, तो इतना उनका वेटेज नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। बट आप उसको सॉल्व जरूर करिए, ताकि मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने उठा के किसी केस सिनेरियो के साथ ऐड कर दिया, भले उसका रिलेवेंस नहीं है केस सिनेरियो से, बट इंस्टीट्यूट उसको ऐड कर सकता है उस केस सिनेरियो में एज ए इंडिविजुअल एमसीक्यू। तो ये समरी और आपको कॉम्पिलेशन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जो फॉर्म भर देंगे तो आपको आपके ईमेल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट।